हाँ जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ये होता है बेटा दिल से करना, मैंने खुद ऑब्जर्व करा अभी। अच्छा, हम सब ना आज एक टॉपिक स्टार्ट करेंगे, एंगेजमेंट एंड क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स एंड ओवरव्यू। ठीक है ना? तो आप सब मेरे साथ एक हेडिंग बनाओ, फिर हम आगे इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। क्या हेडिंग बनाएंगे आप? एंगेजमेंट एंड क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स। एंगेजमेंट एंड क्वालिटी कंट्रोल्स स्टैंडर्ड्स। एंगेजमेंट एंड क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स। देखो, हमारा ICAI जो है, हमारा अभी कुछ लिखना नहीं है जब तक मैं ना कहूं। हमारे ICAI में ना एक बॉडी है। कौन सी बॉडी है? ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड, AASB। एक बार बोलना पड़ेगा, कौन सी? AASB। उन्होंने कई तरह के स्टैंडर्ड्स बना रखे हैं। उन्होंने कई तरह के क्या बना रखे हैं? स्टैंडर्ड्स। ठीक है ना? मैं आपको बताता हूं। ये देखो, कह रहे हमारे ICAI के स्टैंडर्ड्स जितने भी आप पढ़ोगे ना, अभी ओवर द कोर्स स्टैंडर्ड्स पढ़ोगे, जैसे उनमें से आपने थोड़ी सी हिंट देख भी ली थी, ऐसे 200 वाली, याद आ रहा है आपको? है ना? तो वही वाली अगर मैं आपसे बात करूं तो हमारे यहाँ ना जितने भी स्टैंडर्ड्स होते हैं वो इशू करते हैं अंडर द अथॉरिटी ऑफ काउंसिल ऑफ ICAI। ठीक है ना? तो ICAI में एक बॉडी है, एक काउंसिल है, वो करती है स्टैंडर्ड्स वगैरह इशू, और उसका नाम है बेटा AASB। एक बार बोलना बेटा, नाम क्या है? AASB, ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड। एक बार बोलना पड़ेगा, क्या? ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड। सारे बच्चे बोलेंगे क्या? यानी ये भी जितने भी आज मैं बातें करूंगा, ये सारी की सारी बातें AASB ने बताई हैं। किसने बताई है बेटा? AASB ने। ठीक है ना? तो ICAI में एक AASB है जो ये सारी बातें बताता है। AASB की फुल फॉर्म भी आपको याद हो जाना चाहिए, ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस। एक बार बोलना पड़ेगा, क्या? ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड। ठीक है ना? ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड। तो सर इन्होंने स्टैंडर्ड वर्ड का मतलब पहले क्या होता है? मैं आपसे बात करता हूं। पहली बात तो ये उठता है, हमें ये तो पता चल गया हमारे ICAI में एक बॉडी है जो कुछ स्टैंडर्ड्स बनाती है। तो स्टैंडर्ड्स होते क्या? हम तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भी पढ़ते हैं और हमारे को ऑडिट में भी कुछ स्टैंडर्ड्स पढ़ने हैं। तो सबसे पहला सवाल उठता ही यही है कि स्टैंडर्ड्स होते क्या है। सबसे पहला सवाल उठता ही यही है, स्टैंडर्ड्स होते क्या है। देखो, मैं आपसे पहले नॉर्मल बात करता हूं। अच्छा, आप में से कभी कोई किचन में गया मेरे अलावा? कौन कौन गया? हैंड रेस करना। अच्छा, वेरी गुड। मतलब किचन में दो पर्पस के लिए जाना होता है, सामान उठाने और सामान बनाने। मैं बनाने की बात कह रहा हूं। कौन कौन गया बताओ? सामान बनाने भी जाते हो? अरे वाह यार, तो मतलब ये जल्दी बॉयज ने तो सही करा, जल्दी सीख लिया। कईयों को मतलब सीख लिया तो फिर आगे आसानी हो जाती है ना, पिटना नहीं पड़ता, सीधा बंदा चला जाता है, समझदार। चलो मैं आपको बताता हूं। आप सबको मैं चपाती बनाने के लिए देता हूं कि आप सब चपाती बनाओ। तो बताओ बेटा क्या होगा? किसी ने चपाती का साइज बहुत बड़ा बना देंगे, कोई बहुत छोटा बना देंगे, कोई इस तरह की चपाती बना देंगे, कोई ऐसे वाली अमीबा टाइप। होगा या नहीं होगा? देखो, बंदा स्टार्ट यहां से होता है, फिर यहां पहुंचता है, फिर यहां पहुंचता है और अल्टीमेटली यहां पहुंचता है। समझ आ रहा है आपको? तो लेकिन हर किसी का चपाती बनाने का स्टाइल अलग, समझ आ रहा है? और हर किसी ने जो बनाई चपाती उसका साइज अलग। किसी की बहुत ज्यादा काली काली सी होगी, है ना, और किसी की एकदम सी कच्ची टाइप वाइट। ठीक है ना?
तो आप पॉइंट समझ रहे हैं, हर किसी का क्या है, अलग अलग स्टाइल है। यही अगर हमने एक स्टैंडर्ड बना दिया होता। अब बताओ जो डोमिनोज है, डोमिनोज में आप किसी भी आउटलेट पे चले जाओ, पिज्जा का साइज सेम होगा, पिज्जा का टेस्ट सेम होगा, मोर और लेस 1-आधा% का फर्क हो सकता है, पर मोर और लेस सेम होगा। क्यों? क्योंकि इन्होंने ना एक स्टैंडर्ड्स बना रखे हैं, एक बेंचमार्क बना रखे हैं। समझ आ रहा है आपको? और उस बेंचमार्क के हिसाब से सारा काम होता है। स्टैंडर्ड समझ रहे हो? बेंचमार्क एक दे दिया कि एक फॉर्मेट दे दिया। अब आप सबको क्या करा जाए, आप सबको अगर ये बता दिया जाए, आपको एक बाउल पकड़ा दिया जाए और क्या जैसे मर्जी रोटी वेलो, वेलने के बाद उस बाउल से काट लेना, तो बताओ बेटा सबकी रोटी का साइज क्या दिखेगा? सेम। और सबको ये बता दिया गया कि हर 2 सेकंड बाद ऐसे ऐसे करते रहना है, बता दिया। अब हर किसी का लगभग क्या बन जाएगा? सेम। तो हम भी यही चाहते हैं, आईसीआई भी यही चाहता है कि सभी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का काम करने का अपना अलग तरीका होगा, लेकिन हम चाहते हैं कि सारे एक ही तरीके से काम करें और एक स्टैंडर्ड वाइज काम करें ताकि क्वालिटी से काम हो सके। तो इसके लिए आईसीआई ने 5 तरह के स्टैंडर्ड्स इशू करे हुए हैं। कितने तरह के स्टैंडर्ड्स इशू करे हुए हैं? 5। तो स्टैंडर्ड्स का मतलब आप समझ रहे हैं क्या होता है? ये देखो, ये देखो, स्टैंडर्ड्स की वजह से हम ये स्टैंडर्ड्स क्यों बनाए गए? वाई आर स्टैंडर्ड्स नीडेड? ये स्टैंडर्ड्स क्यों बनाए गए? ताकि हम क्या एस्टेब्लिश कर पाए? बेंचमार्क, कि वर्ल्ड लेवल पर भी हम कह पाए हमारा वर्ल्ड लेवल के तरीके, जैसे वर्ल्ड लेवल पर ऑडिट चल रहा है ना, जैसे वर्ल्ड लेवल पर ऑडिट चल रहा है वैसे हमारे इंडिया में भी होता है। यानी वर्ल्ड लेवल पर कंपीट करने के लिए हमने अपने स्टैंडर्ड्स बना रखे हैं, और स्टैंडर्ड्स भी बना रखे हैं जो इंटरनेशनल लेवल, जैसे जो आईफैक ने इशू करे हुए हैं। आईफैक अभी बात करेंगे, आईफैक क्या होते हैं, ठीक है ना, जो आईफैक ने इशू करे हुए हैं। तो स्टैंडर्ड्स बेसिकली क्या होते हैं? कुछ ऐसे बेंचमार्क ताकि क्या हो बताओ, सारे बंदे यूनिफॉर्मिटी में काम करें, सारे सीए यूनिफॉर्मिटी में एक जैसा काम करें। समझ आ रहा है आपको? आपको स्कूल में यूनिफॉर्म क्यों बनाई जाती थी? कि सारे सेम, कोई अमीर है कोई गरीब है, घर पे है, हमारे यहाँ सारे क्या है? सेम। पॉइंट समझ आ रहा है? सिमिलरली यहां पर भी ऐसा ही कह रहे हैं, यहां पर भी ऐसे ही कह रहे हैं। स्टैंडर्ड्स किस लिए बनाए गए हैं? ताकि एक ऐसे बेंचमार्क मिल जाए कि सभी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का काम एकदम सेम सा लगे। और क्वालिटी, इससे बताओ आपके हिसाब से क्वालिटी क्या हो जाती है? इंप्रूव। अभी हम ये टॉपिक नहीं पढ़ रहे, बस मैं जस्ट आपसे बात कर रहा हूं। अभी तो हमने कुछ स्टार्ट ही नहीं करा, आप ये मानो अभी तो कुछ स्टार्ट ही नहीं करा, अभी तो हम 0% पर ही खड़े हुए हैं, पर मैं नॉर्मल डिस्कशन कर रहा हूं। स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं? एक बेंचमार्क होते हैं। अगर हम सब उसको फॉलो करेंगे तो हमारे में यूनिफॉर्मिटी आएगी और हमारा काम करने की क्वालिटी बढ़ जाएगी, हमारे काम करने की क्वालिटी बढ़ जाएगी। पॉइंट समझ आ रहा है आपको? ठीक है ना? इससे हम इंश्योर हो जाते हैं कि हमारी ऑडिट क्वालिटी बहुत बढ़िया हो जाएगी। और अभी तक हमने क्या पढ़ा? स्टैंडर्ड्स का बेसिक मतलब बता, कोई अलग से कोई डेफिनेशन नहीं यहाँ दे रखी, लेकिन स्टैंडर्ड्स आपको समझ आ गए। स्टैंडर्ड्स आर द बेंचमार्क, स्टैंडर्ड्स आर द बेंचमार्क which are established by the कौन सी बॉडी? AASB, AASB, what is AASB? Auditing and Assurance Standard Board. What is AASB? Auditing and Assurance Standard Board. किस लिए बनाए हैं? ताकि ऑडिट की क्वालिटी और सीए के जितने भी काम होते हैं उन सब की क्वालिटी क्या हो जाए? इंप्रूव हो जाए। उन सब की क्वालिटी क्या हो जाए बेटा? इंप्रूव हो जाए। पहला पॉइंट। दूसरा सब में क्या आ जाए? यूनिफॉर्मिटी। इसलिए बनाए जाते हैं स्टैंडर्ड्स, ठीक है ना? चलो अब मैं आपको बताता हूं, आईसीआई ने 5 तरह के स्टैंडर्ड्स बना रखे हैं। सर लेकिन दिख तो 4 तरह के नहीं है, एसएस, एसआरई, एसएई, एसआरएस। ये 4 स्टैंडर्ड्स तो ऑडिटर के काम है, उसके लिए है। ऑडिट, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट 4 तरह के काम करता है, उसके लिए तो रूल्स बना के रख दिए अलग से। लेकिन इन रूल्स के साथ हमें हर काम में क्या चाहिए? क्वालिटी। हर काम में क्या चाहिए? क्वालिटी। तो इसके लिए अलग से क्या बनाए हुए? स्टैंडर्ड्स ऑन क्वालिटी कंट्रोल। यानी 4 तो काम करने के लिए बनाए गए हैं, और उन काम में क्वालिटी कैसे है उसके लिए एक अलग से क्या बना रखा है? स्टैंडर्ड। जैसे ये नहीं होता, आप बताओ 3x2 + 3x5 + 3x7 + 3x1, तो आप क्या करते हो बताओ? है 3 क्या ले लोगे? कॉमन, तो 3 बाहर ले लिया। अब अंदर क्या बचा? 2 + 5 + 7 + 1।
तो ये जो 3 बार लिया ना, जो सबके लिए कॉमन है, वो ही है क्वालिटी स्टैंडर्ड। भाई कोई भी काम करो, सब में क्या आनी चाहिए? क्वालिटी तो आनी चाहिए ना। चाहे आप ऑडिट वाला काम कर रहे हैं, चाहे आप ऑडिट वाला काम कर रहे हैं, चाहे आप रिव्यू वाला काम कर रहे हैं, समझ रहे हो? चाहे आप कोई भी काम कर रहे हैं, चाहे आप कोई एश्योरेंस दे रहे हैं प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पर या इंटरनल कंट्रोल पर, या फिर आप कुछ रिलेटेड सर्विसेज होती है, वो मैं आपको बताऊंगा क्या होती है, फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट बनाकर कुछ चीजों पे देनी होती है, वो वाला काम करें। चाहे चारों में से कोई भी काम सीए कर रहा है, सब में स्टैंडर्ड फॉलो हो और सब में क्वालिटी से काम हो। तो क्वालिटी सब में होनी चाहिए, इसके लिए एक अलग से स्टैंडर्ड्स बना रखे। क्या आपको समझ आ रहा है? तो यानी मैं स्टैंडर्ड्स को ना 2 पार्ट में बांटूंगा। अगर आप इसकी हेडिंग देखो ना, आपको यहीं से समझ आ जाएंगे। कुछ है एंगेजमेंट स्टैंडर्ड। एंगेजमेंट वर्ड हमने लास्ट क्लास में डिस्कस करा था। जब आपको कोई काम करने के लिए रखा जाता है तो उसको कहते हैं एंगेजमेंट। आपको कोई काम करने के लिए रखा जाता है तो आप क्या कहते हो? मैं एंगेज हूं। आप कई बार कहते हो ना, यार मैं तो एंगेज हूं। एंगेज समझ गए? वो वाला एंगेज नहीं। आप कहते हो ना, मैं तो एंगेज हूं, यानी मैं कहीं बिजी हूं। तो बिजी आप काम में होते हैं। तो एंगेजमेंट मतलब समझ गए, आपके काम वाले कुछ स्टैंडर्ड्स हैं और इन काम में क्या बनी रहे? क्वालिटी। उसके लिए भी कुछ क्या है? तो क्वालिटी बनी रहे सभी काम में। तो क्वालिटी कोई काम थोड़ा है, क्वालिटी तो सपोर्टिंग है। समझ आ रहा है आपको? यस और नो? चलो अब एक एक करके चीजें उठाते हैं और उस पर डिटेल डिस्कशन पर चलते हैं। ठीक है, चलो जी बात करते हैं। आप सबने एक हेडिंग बना रखी है, क्या बना रखी है? एंगेजमेंट एंड क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स। तो मैं तो इसको क्या करूंगा, दोबारा से एक बार हेडिंग बना दो थोड़ा सा साफ साफ सी एकदम। एंगेजमेंट एंड क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स। अच्छा मेरी बात जरा सुनो, रुको अभी। ये चार्ट थोड़ा ब्रॉड बनेगा, लैंडस्केप पे बना लो, अगले पेज पे चले जाओ। समझ रहे आप? लैंडस्केप का मतलब समझ गए? रजिस्टर दिखाओ। आप इसको ऐसे सा बना लेना, नहीं तो गुस्सा नहीं करते, या फिर आप 2 पेजेस पे ऐसे सा बना लेना, क्योंकि ये समझ रहे 5 पार्ट है और उनके नीचे मैं लिखवाता चलूंगा। या तो 2 पेजेस ले लो, सर हमारा ये पेज वेस्ट हो जाएगा। बेटा इतने कंजूस मत बनो, आपने लाखों करोड़ों रुपए कमाना है, एक पेज की टेंशन आप लोगे, इस पे हम कुछ लिखवा देंगे अलग से बाद में, ठीक है ना? और सर हम आपको नहीं पता, एक पेज वेस्ट हो गया, चलो इस पे 0 काटा खेल लेंगे। पहले भी तो करते थे। समझ आ रहा है आपको? सर ये अच्छी गेम खिलवाई आपने, चलो ये समझ आ गया आपको? नहीं तो सर इसको फाड़ कर राजा मंत्री चोर सिपाही की पर्चियां बना लेंगे, 16 पर्ची ठप। आप पॉइंट समझ आ गए? या तो आप 2 पेजेस पे बनाओ या फिर ऐसे बनाओ, जैसे आपको सही लगे। तो एंगेजमेंट एंड क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स, इसको मैं कितने पार्ट्स में बांटूं आपके हिसाब से? 5 पार्ट्स में भी कह सकते हो, या मैं पहले इसको ऐसा करता हूं 2 पार्ट्स में बांट देता हूं और 2 के बाद आगे स्प्लिट कर दूंगा। चलो पहला अगर मैं करूं, मैं कहूंगा एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स। यानी पहले मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा? एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स। पहला मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा बेटा? एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स। 2 वर्ड है, मुझे बता दो बेटा एंगेजमेंट वर्ड का मतलब क्या होता है और स्टैंडर्ड्स वर्ड का मतलब क्या होता है। पहले बताओ एंगेजमेंट वर्ड का मतलब आपके हिसाब से क्या होता है? हाँ जी, आवाज में दम नहीं। एंगेजमेंट वर्ड का मतलब जब आपको कोई काम करने के लिए रखा जाता है, हायर किया जाता है। तो ये लिख लो, ये आपने ना लास्ट क्लास में भी मेरे साथ पढ़ा था। कोई बात नहीं भी पढ़ा तो मतलब अगर आपने नहीं भी याद, वैसे तो ऐसा होगा नहीं कि आपको याद ना हो। चलो एंगेजमेंट का मतलब क्या होता है? इट मीन्स एन अरेंजमेंट टू डू समथिंग, यानी आपको किसी ने कोई काम करने के लिए रखा है। तो यहां पर एंगेजमेंट वर्ड का मतलब अगर मैं देखूं तो क्या हो गया? एंगेजमेंट वर्ड का मतलब एन अरेंजमेंट टू डू समथिंग। इट मीन्स सीए को कोई काम करने के लिए
हायर किया है, मतलब रखा है, समझ रहे हो, हायर किया है। एंगेजमेंट वर्ड का मतलब समझ आ गया, पक्का वाला? अच्छा जी, अब सवाल उठता है सर फिर स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं, आपके हिसाब से बताओ। स्टैंडर्ड्स आर द बेंचमार्क, स्टैंडर्ड्स आर द बेंचमार्क एस्टैब्लिश्ड बाय काउंसिल ऑफ आईसीएआई। काउंसिल ऑफ आईसीएआई कौन है? वो एएएसबी। किस लिए? विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ कि काम कैसा हो, क्वालिटी से हो और यूनिफॉर्मिटी में हो, क्वालिटी से हो और यूनिफॉर्मिटी में हो, यानी हाई क्वालिटी का काम हो। क्योंकि चार्टर्ड अकाउंटेंट को देखकर सारे यही कहते हैं कि उच्चियां ने गल्ला तेरे यार दिया। चार्टर्ड अकाउंटेंट से उम्मीदें एक अलग ही होती है, मैं आपको बता रहा हूँ। आप कभी बैंक में जाओगे ना, आप बोलोगे ना मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, तो आपको एक अलग रिस्पेक्ट मिलेगी कि इसके सामने भाई सोच समझ के बोलेंगे कि इसको सब कुछ पता होता है, ठीक है ना। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट अपने आप में ही बाबा जी होते हैं, बाबा जाने। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं? स्टैंडर्ड्स आर द बेंचमार्क, लिखना जरा, स्टैंडर्ड्स आर द बेंचमार्क। स्टैंडर्ड्स आर द बेंचमार्क, ठीक है ना। issued by या established by the authority of council, authority of council। ब्रैकेट में क्या लिखोगे? ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड, यानी एएएसबी, समझ गए? ऑब्लिक करके एएएसबी। स्टैंडर्ड्स आर द बेंचमार्क एस्टैब्लिश्ड बाय द अथॉरिटी ऑफ काउंसिल एएएसबी, ठीक है ना। इन ऑर्डर टू अचीव, बताओ आप इससे क्या क्या पाना चाहते हैं? इन ऑर्डर टू अचीव व्हाट? इन ऑर्डर टू अचीव क्वालिटी ऑफ या हाई क्वालिटी वर्क, हाई क्वालिटी वर्क, हम हाई क्वालिटी वर्क चाहते हैं एंड प्रमोट करना चाहते हैं यूनिफॉर्मिटी, परफॉर्म यूनिफॉर्मिटी। समझ आ रहा है आपको कुछ? यस और नो? दो वर्ड, अभी ऐसा नहीं है कि ये वर्ड कोई पर्टिकुलर जगह डिफाइन है, हमने सब जगह से ढूंढ रखे एक बना लिया चीज, ठीक है। तो एंगेजमेंट स्टार्ट हो गया। एंगेजमेंट का मतलब आपको जब कोई काम पर रखा जाता है, और जब आप कोई काम पर रखते हैं तो आपको कुछ बेंचमार्क, कुछ रूल्स फॉलो करने होते हैं। जो रूल्स किसने बनाए हैं? एएएसबी ने। और किस लिए बनाया है? ताकि जो भी काम आप करें वो हाई क्वालिटी से हो और पूरे देश के लोग यूनिफॉर्मिटी में करें वो काम, ठीक है ना। और हम compete कर पाए एट ग्लोबल लेवल, पार लेवल पर काम कर सकें जो ग्लोबली चल रहा है। अब अगर मैं आगे इसकी बात करूं तो मैं इसको कितने पार्ट्स में बांटूंगा बताओ? हाँ जी, मैं इसको कितने पार्ट्स में बांटूंगा बताना बेटा? 4। मैं इसको कितने पार्ट्स में बांटूंगा? 4। अच्छा, मैं आपको एक बात बता दूं, जो ये वाली जगह है ना उस पर मतलब एक ही मैटर है, इसके नीचे 4 है तो ये थोड़ा ज़्यादा स्पेस कंज्यूम करेगा। समझ आ रहा है आपको? क्योंकि इसके नीचे मैं कितनी बातें कराऊंगा? 1, 2, 3 और 4। उसके नीचे तो सिर्फ कितनी बातें होनी है? एक ही तो होनी है एसक्यूसी की। तो इधर थोड़ा स्पेस कम चाहिए होगा। स्पेस मैनेज करते वक्त आप इस बात का भी ध्यान रख सकते हैं बेटा, ठीक है ना, कि यहाँ तो 4 चीज़ें, वहाँ 20% ऑफ द पेज ही तो चाहिए होगा, बाकी 80% तो यही चीज़ें हैं ना।
टोटल 5 चीजें हैं तो 4 तो यही है ना, तो इसलिए आप स्पेस मैनेज करते वक्त उस चीज का भी ध्यान रखना। ये मत करना एक पेज पे 4 बना दिए, एक पे 1 और फिर कह रहे हो यार जगह तो बच गई, क्योंकि आप इस जगह के लिए बहुत लड़ते हो। इतना तो भाई भाई जायदाद में नहीं लड़ते जितना आप मेरे से चार्ट बनाते हो जगह पे लड़ते हो। मुझे याद है वो रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस वाला चार्ट और डिपॉजिट वाला चार्ट। चलो पहला काम है बेटा, जरा सुनना। पहले तरह के स्टैंडर्ड है, फर्स्ट कैटेगरी ऑफ स्टैंडर्ड्स हैं स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। फर्स्ट कैटेगरी ऑफ स्टैंडर्ड क्या है? स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। तो यहां पर आप लिखो पहली कैटेगरी कौन सी आ गई अपनी? स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। अच्छा, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग को हम एसएस कहते हैं। अच्छा, आपके हिसाब से नाम से ही पता चल रहा है ये सीए के कौन से वाले काम, ये सीए के कौन से वाले काम के लिए रूल्स होंगे? ऑडिट वाले काम के लिए। तो यानी इसमें हमेशा ये स्टैंडर्ड्स मतलब ये जो रूल्स होंगे वो किससे रिलेटेड होंगे? ऑडिट एंगेजमेंट से। सारे बच्चे बोलेंगे किससे रिलेटेड होंगे बेटा? ऑडिट एंगेजमेंट से। सारे बच्चे बोलेंगे बेटा किससे रिलेटेड होंगे ये? ये ऑडिट एंगेजमेंट से रिलेटेड होंगे, ठीक है ना। अच्छा, अगर मैं बात करूं, देखो स्टैंडर्ड्स की भी ना कुछ नंबरिंग है, स्टैंडर्ड्स की भी कुछ क्या है? नंबरिंग। मैं आपको एक बारी करता हूं बात आपसे। जो स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग है ना, उनकी भी, अच्छा मैं आपको एक बात बताता हूँ, इस बारी आईसीए ने अपनी प्रिंटिंग में ली नहीं है, पर मैं आपको बताता हूँ एक बात। ये देखो, जो हमारे स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग है ना, उनकी भी एक नंबरिंग की ना जगह फिक्स करी हुई है। जो हमारे स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग है ना बेटा, एक बार जरा सुनना पड़ेगा। जो अपने क्या है? स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, उनकी ना एक नंबरिंग है। आपको इन्हीं नंबरिंग के अंदर अंदर उनके नंबर दिखेंगे। तो सर उनकी नंबरिंग क्या है? जो स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग है बेटा, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग की नंबर है ऐसे 100 से लेकर 999 के अंदर ही आपको नंबर मिलेंगे। जितने भी स्टैंडर्ड्स पढ़ेंगे, जैसे आपने पढ़ा ऐसे नंबर 200, तो 200 बताओ बेटा 100 से 999 की रेंज में ही तो फॉल करता है। तो ये एक रिजर्व कर रखी है इनके लिए जगह, एक नंबर रिजर्व कर रखी है। जब भी स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग बनेंगे वो इसी के अंदर अंदर ही बनेंगे। तो समझ आ रहा है आपको? तो जरा सुनना। तो आप सब क्या करेंगे, इनकी नंबरिंग के लिए लिखेंगे कि कौन से नंबर में किस तरह के स्टैंडर्ड्स इशू हुए हुए हैं। अभी हमें कुछ ऐसा लर्न नहीं करना, पर आपको नॉलेज पर्पस के लिए बता रहा हूं कि यार जब भी स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग होंगे इनकी नंबरिंग क्या होगी? बताओ, हमेशा इनकी नंबरिंग क्या होगी? ऐसे नंबर ये कहां से लेकर कहां तक वाले मिलेंगे? ऐसे नंबर 100 से लेकर, यानी इनका एक स्लॉट बुक कर रखा है नंबर में। समझ आ रहा है आपको? एक स्लॉट दे रखा भैया, तो जब भी ऑडिट से रिलेटेड स्टैंडर्ड्स बनेंगे उनकी नंबरिंग इसी के अंडर ही फॉल करेगी, इन्हीं नंबर्स के अंदर फॉल करेगी। तो सर अगर देखा जाए तो क्या 900 स्टैंडर्ड्स इशू हो चुके हैं? नहीं यार, सिर्फ 38 इशू हुए हैं अभी तक इनमें से, लेकिन इनके लिए नंबर रिजर्व कर दिया ना। जैसे अब क्या होता है, आप वृंदावन जाते हैं या हरिद्वार जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, आपने वहां पर एक धर्मशाला में अपना कमरा रखवा रखा, जब जाएंगे हमें कोई दिक्कत ना हो। पॉइंट ऐसी है, हमने एक जगह बुक कर रखी है भाई 100 से लेकर 999 तक ना, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग जब भी आएंगे इसी के अंदर आके रुकेंगे। समझ आ रहा है आपको? तो स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग का नंबर हमेशा क्या होगा बताओ? 100 से लेकर 999 तक, 100 से लेकर, समझ आ रहा है आपको? और इसके अंदर भी ना फर्दर डिवीजन कर दी गई, इसके अंदर भी फर्दर क्या कर दी गई? डिवीजन। क्या क्या डिवीजन कर दी गई? आओ जरा बात करते हैं। जैसे पहले आप ये लिखेंगे, अगर कोई इंट्रोडक्टरी मैटर से रिलेटेड, अगर कोई क्या बेटा इंट्रोडक्टरी मैटर से रिलेटेड स्टैंडर्ड्स बनेंगे तो उनकी नंबरिंग होगी ऐसे नंबर 100 से लेकर 199 तक। तो इनकी स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के कवरेज देख रहे हो कहां से कहां तक है? 100 से 99 तक है।
999 तक है, लेकिन उसके अंदर भी फर्दर बता दिया गया कौन से स्टैंडर्ड किसके लिए होंगे। जैसे पहला हो गया क्या, लिखो जरा मेरे साथ, इंट्रोडक्टरी मैटर्स, 8 दो क्या, इंट्रोडक्टरी मैटर्स। बताओ बेटा इनकी नंबरिंग क्या रहेगी, 100 से लेकर 199 तक। और आपको बताऊं अभी तक इसके अंदर कोई भी स्टैंडर्ड इशू नहीं हुआ, नो स्टैंडर्ड हैज इशूड टिल डेट, लेकिन इनके लिए नंबर रिजर्व करके रखे हुए हैं। समझ आ रहा है आपको, नो स्टैंडर्ड्स इशूड टिल डेट। समझ आ गया आपको, यानी अगर इंट्रोडक्टरी मैटर से रिलेटेड जब भी स्टैंडर्ड्स बनेंगे, इंट्रोडक्टरी मैटर से रिलेटेड जब भी स्टैंडर्ड्स बनेंगे तो वो इसी नंबर के अंदर क्या करेंगे, फॉल करेंगे। देखो हम क्या पढ़ रहे हैं, एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स। एंगेजमेंट स्टैंडर्ड, एंगेजमेंट मतलब जब आपको सीए को कोई काम करने के लिए रखा जाता है, तो सीए को यहां पर कौन से वाले काम करने के लिए रखा जा रहा है, ऑडिट वाले काम करने के लिए रखा जा रहा है। तो ऑडिट वाले काम करते हुए सीए को कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, उन रूल्स को कहते हैं स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। और इनकी नंबरिंग हमेशा कहां से कहां तक होगी, 100 से 999 तक, 100 से 999 तक। और उसके अंदर भी फर्दर जो इंट्रोडक्टरी वाले एसेस होंगे उनकी नंबरिंग क्या है, 100 से 199। उसके अलावा जो एसए नंबर 200 से लेकर कौन से 299 वाले होंगे, वो कौन से होंगे, जनरल प्रिंसिपल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में बात करेंगे। जैसे इनमें से आपने एक एसए 200 पढ़ा, वो क्या कहता है, ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव क्या होगा, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एन इंडिपेंडेंट ऑडिटर एंड कंडक्ट द ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद एसेस। उसका ऑब्जेक्टिव बता रहे हैं और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बता रहे हैं, यस और नो। उसका ऑब्जेक्टिव बता रहे हैं और साथ में क्या बता रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कि भाई तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तुझे एसए के अकॉर्डिंग काम करना है। समझ आ रहा है आपको, तो आओ जरा, यानी सेकंड कैटेगरी ऑफ एसेस होंगे जनरल प्रिंसिपल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज पे, जनरल प्रिंसिपल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज पे। और बताओ बेटा इनकी क्या नंबरिंग रहने वाली है, 200 से लेकर 299 तक। सर टोटल अभी तक इनके अंदर कितने स्टैंडर्ड्स इशू हो चुके हैं बेटा, 9। सर वो कौन कौन से, वो तो बेटा हम ओवर द कोर्स पढ़ लेंगे ना। मैं बोलूंगा 200 पढ़ा हुआ है, 230 है, 240 है, 250 है, 260 है, 265 है, 299 है। पॉइंट समझ आ रहा है आपको, तो ये सब स्टैंडर्ड्स ऑलरेडी इशूड हो चुके हैं, 220, 210, तो 9 स्टैंडर्ड्स इस पर अभी तक इशू हो चुके हैं। लेकिन इस रेंज में हमने रखे कितने नंबर हुए हैं, 100 नंबर रखे हुए हैं, 100 तक बना सकते हैं, पर अभी बने कितने हुए, सिर्फ 9। शुक्र है 9 है, तभी आपके कोर्स में ये है। 100 बन जाते तो बेहोश हुए होते। बेटा भगवान का शुक्र मनाओ, सिर्फ 9 ही इशू हुए इस रेंज में, समझ रहे हो आप, प्रभु कृपा। तो बताओ इंट्रोडक्टरी मैटर्स पर जो स्टैंडर्ड्स होंगे, बोलना पड़ेगा, जो किस पर होंगे, इंट्रोडक्टरी मैटर्स पर, वो हमेशा 100 से 199 तक वाली रेंज के होंगे और अभी तक इसके अंदर कोई भी स्टैंडर्ड इशू नहीं हुआ। फिर दूसरे कौन से होंगे, जनरल प्रिंसिपल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज वाले। और बताओ जनरल प्रिंसिपल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज वाले जो स्टैंडर्ड्स हैं वो आपको कहां पर मिलेंगे, किस रेंज के अंदर मिलेंगे, 200 से लेकर 299 तक। फिर होंगे थर्ड कैटेगरी। अच्छा इनके नाम अभी आपको लर्न नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो आपको बस आइडिया दे रहा हूं कि क्या क्या है। रिस्क असेसमेंट से रिलेटेड, रिस्क असेसमेंट से रिलेटेड एंड रिस्पॉन्सेज टू असेस्ड रिस्क से रिलेटेड, रिस्क असेसमेंट से रिलेटेड और रिस्पॉन्सेज टू असेस्ड रिस्क। जब आपका पूरा कोर्स हो जाएगा ना तो ये सारी टर्म्स आपको समझ आ चुकी होंगी। और इनकी रेंज क्या डिसाइड करेगी, 300 से लेकर, बोलना पड़ेगा, 300 से लेकर एसए नंबर 300 से 499। जैसे थोड़ी सी आपको झलक दिखलाता हूं, थोड़ी सी आपको झलक दिखलाता हूं। जैसे ये देखो हमारा चैप्टर है, रिस्क असेसमेंट वाला चैप्टर है ना, समझ रहे हो। रिस्क असेसमेंट वाला हमारा जो चैप्टर होगा उसके अंदर हम पढ़ेंगे एसए नंबर 315, 330। ये देखो एसए नंबर कौन सा पढ़ेंगे इसके अंदर, 315। और चैप्टर के एंड पर अगर मैं आपको दिखाऊं,
चैप्टर के एंड पर दिखाऊं तो ये देखो 330, यानी 300 की सीरीज वाले भी हम कुछ एसेस पढ़ेंगे। बोलना आपको पड़ेगा। देख रहे हो यहाँ पर रिस्पॉन्सेज टू असेस्ड रिस्क, देखो ऐसा सा नाम ही दिख रहा होगा, रिस्क असेसमेंट एंड रिस्पॉन्सेज टू असेस्ड रिस्क। हम पढ़ेंगे, अभी आपको हो सकता है इसके नाम याद ना भी हो, लेकिन मैं आपको करवा दूंगा। लेकिन ये हम पढ़ेंगे चैप्टर 3 जब करेंगे ना तब पढ़ेंगे। और इसके अंदर देखो सीरीज में कितने से लेकर कितने तक है, 300 से लेकर 499 तक। और आज तक ICAI ने इस पर 6 स्टैंडर्ड्स बनाए हैं। कितने स्टैंडर्ड्स बनाए हैं बेटा? 6 स्टैंडर्ड्स। फिर अगली कैटेगरी आ गई। चलो मुझे बताओ, अगर आप ये चार्ट को माइंड में फिट करना स्टार्ट करो तो हमने आज हेडिंग क्या बनाई है? बताओ हेडिंग क्या बनाई है? एंगेजमेंट एंड क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स। यानी ICAI के AASB ने 2 तरह के स्टैंडर्ड बनाए हुए। एंगेजमेंट मतलब जिस काम के लिए आपको रखा जाएगा उसके लिए स्टैंडर्ड, और उन सब काम में क्वालिटी बनी रहे उसके लिए स्टैंडर्ड्स। तो पहले हम एंगेजमेंट वाले स्टैंडर्ड स्टार्ट करें। और एंगेजमेंट वाले स्टैंडर्ड 4 तरह के, उनमें से पहले तरीके का नाम है स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग नाम ही सजेस्ट करे, जब CA कौन से वाला काम करेगा? ऑडिट वाला। जब CA कौन से वाला काम करेगा? ऑडिट वाला। तो उसको ये वाले रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। और ये वाले रूल्स के लिए एक जगह डिसाइड कर रखिए, इसके रूल्स इन्हीं नंबरिंग के अंदर मिलेंगे आपको। कहां से लेकर? 100 से लेकर 100 से लेकर यानी लगभग 900 कमरे बुक कर दिए हैं इनके लिए। समझ आ रहा है? और उनके अंदर भी बता दिया कि भाई ये वाला इनका, ये वाला इनका, ये वाला इनका। जैसे इंट्रोडक्टरी मैटर बोलना पड़ेगा। कैसा? इंट्रोडक्टरी मैटर। सारे बच्चे बोलेंगे पहला क्या? इंट्रोडक्टरी मैटर के लिए कौन से कमरे रिजर्व करें? 100 से 199। जनरल प्रिंसिपल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेटेड 200 से 299। और थर्ड कैटेगरी रिस्क असेसमेंट एंड रिस्पॉन्सेज टू असेस्ड रिस्क। एक बार बोलो, आपको याद होना स्टार्ट हो रहा है। वर्डिंग का मीनिंग नहीं भी समझ आ रहा, कोई बात नहीं, हमें पता, हम चैप्टर 3 के अंदर कवर कर लेंगे, पर हमें लर्न करने की कोशिश तो करनी है ना। बोलो क्या है? रिस्क असेसमेंट एंड रिस्पॉन्सेज टू असेस्ड रिस्क। सारे बच्चे बोलेंगे, सबको अटेम्प्ट की कसम। क्या? मीनिंग नहीं पता, अभी चैप्टर 3 में करेंगे, पर हमें पता चलना स्टार्ट हो गया। अभी तक इससे रिलेटेड 6 स्टैंडर्ड्स इशू हैं। फिर इसके बाद अगर मैं आपसे अगली बात करूं, अगले स्टैंडर्ड है ऑडिट एविडेंसेस से रिलेटेड। ये शब्द तो आपने सुना भी हुआ है। ऑडिट एविडेंस क्या होती थी? वो इंफॉर्मेशन जिसके बेसिस पर ऑडिटर कंक्लूजन ड्रॉ करता है और अल्टीमेटली अपना ओपिनियन दे पाता है। याद आया आपको? तो कह रहे हैं ऑडिट एविडेंसेस से रिलेटेड आपको कुछ स्टैंडर्ड्स पढ़ने होंगे, और इनकी भी रेंज डिसाइड करी हुई है। ऑडिट एविडेंसेस से रिलेटेड भी रेंज डिसाइड करी हुई है। ऐसे नंबर 500 से 599। ऐसे नंबर 500 से 599। सर इससे रिलेटेड अभी तक कितने स्टैंडर्ड्स ICAI दे चुका है? 11। फिर अगली रेंज आ रही है अब, कौन सी? यूजिंग द वर्क ऑफ अदर। कई बार चार्टर्ड अकाउंटेंट दूसरों का काम भी यूज करता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, आपको समझ आ जाएगा। इधर आप सब ध्यान देंगे। देखो, आपको किसी कंपनी का ऑडिटर बनाया गया, आपको किसी कंपनी का ऑडिटर बनाया गया, तो आप बनते हो एक्सटर्नल ऑडिटर। आप बनते हो क्या? आवाज में दम नहीं। आप बनते हो क्या? ठीक है, आप एक्सटर्नल ऑडिटर बन गए। अब ऑलरेडी कंपनी ने अपने ही बंदे से चेकिंग करवा रखी है, उसको कहते हैं इंटरनल ऑडिट। उसको क्या कहते हैं? आपने तो पढ़ा ही हुआ है लॉ में, इंटरनल ऑडिट पढ़ा हुआ है। तो कई बारी एक्सटर्नल ऑडिटर इंटरनल ऑडिटर का काम यूज करता है। यूजिंग द वर्क ऑफ अदर्स, दूसरों का काम यूज करना। समझ आ रहा है आपको? जैसे अब क्या होता है, कई बारी पढ़ते हुए आपने अपने नोट्स पढ़ते हो, लेकिन जो क्लास आपने मिस करी होती है वो आप क्या कहते हो? यार भाई अपने नोट्स दिखाइए जरा, क्या लिखवाया था। तो आप दूसरों का काम यूज कर रहे हो। ऐसी चार्टर्ड अकाउंटेंट भी दूसरों का काम यूज करते हैं। इंटरनल ऑडिटर वन ऑफ द एग्जांपल हो गया। अब एक बात बताओ, सुनो, एक और लॉ का कॉन्सेप्ट आपके साथ डिस्कस करता हूं। अगर आपने लॉ में पढ़ा हुआ है ब्रांच ऑडिट, आवाज में दम नहीं है क्या? ब्रांच ऑडिट के केस में क्या होता है? जो मेन हेड ऑफिस है उसका ऑडिट तो प्रिंसिपल ऑडिटर करता है, लेकिन ब्रांचेस का ऑडिट ब्रांच ऑडिटर करते हैं। जिन ब्रांचेस में प्रिंसिपल ऑडिटर नहीं जा पाता उनका ऑडिट कौन करते हैं? ब्रांच ऑडिटर। तो हम बताओ बेटा, मेन ऑडिट रिपोर्ट बनाते वक्त किसका काम भी यूज करेंगे? ब्रांच ऑडिटर का।
ऐसे भी कुछ रूल्स है कि उनका काम कितना यूज कर सकते हो, ये सब सर हमारे कोर्स में भी है। यस, ऐसे नंबर 610 चैप्टर नंबर 4 में दिखेगा आपको। दिखाओ या मान गए हो? ठीक है, सही करें, टाइम बचे। चलो, ये किसके लिए है? यूजिंग द वर्क ऑफ अदर्स। जैसे कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो क्लास में बिल्कुल नहीं लिखते, उनको पता है एंड में फोटोकॉपी कराना है। यूजिंग द वर्क ऑफ अदर्स, समझ रहे हो मेरी बात? यूजिंग द वर्क ऑफ अदर्स। इसके लिए भी ना एक स्लॉट बुक कर दिया भाई। तुम अगर आओगे ना रहने, तो तुम आओगे 600 से लेकर 699 रूम नंबर तक। सर ये अभी तक कितने इशू हो चुके हैं? टोटल में 3। टोटल में 3। अच्छा जी, उसके अलावा याद है मैंने आपको कई बार बताया कि ऑडिटर को एट द एंड रिपोर्ट बनाकर देनी होती है, ऑडिट रिपोर्ट। ऑडिट रिपोर्ट से रिलेटेड कुछ स्टैंडर्ड्स हैं, और मैंने आपको याद भी हो, अगर हल्का सा याद हो, मैंने पूरा आपको बताया नहीं था, हमने एक चैप्टर पढ़ना है ऑडिट रिपोर्ट। हमने एक चैप्टर पढ़ना है क्या? और ऑडिट रिपोर्ट में फॉर्मेट दे रखा है, ऑडिट रिपोर्ट बनेगी कैसे। याद होगा आपको बताया था, ताऊ भी जी के मर गया डीपीएस में, याद आया? ये फॉर्मेट ऐसे नंबर 700 में दे रखा है। ये फॉर्मेट ऐसे नंबर 700 में। ऐसे ही 700 की सीरीज के भी कुछ क्या मिलेंगे हमें? स्टैंडर्ड्स। तो ये देखो, ऑडिट कंक्लूजन एंड रिपोर्टिंग पर जो स्टैंडर्ड्स बनेंगे, ऑडिट कंक्लूजन मतलब एट द एंड जो आप कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं और उस पर जब रिपोर्ट बनाकर देते हैं, उससे रिलेटेड जो रूल्स होंगे उनकी नंबरिंग क्या रहने वाली है? ऐसे नंबर 700 से 799 तक। तो आप सब भी यहां लिखते हुए मुझे दिखेंगे। क्या दिखते हुए दिखेंगे? यहां पर कौन आएंगे बताओ? ऑडिट कंफ्यूजन नहीं, कंक्लूजन। समझ आ रहा है? ऑडिट कंक्लूजन एंड रिपोर्टिंग पर। अच्छा, इनके लिए कौन सा स्लॉट है बताओ? 700 से लेकर, और अभी तक इसके ऊपर टोटल 6 स्टैंडर्ड्स इशू हो चुके हैं। अभी तक इस पर कितने स्टैंडर्ड्स इशू हो चुके हैं? 6। और लास्ट है जो आपके कोर्स में नहीं है, स्पेशलाइज्ड एरियाज वाले। कौन से वाले? स्पेशलाइज्ड एरियाज। कुछ स्पेशलाइज्ड एरिया से रिलेटेड होंगे जो 800 से लेकर 899 तक मिलेंगे। और आज तक आईसीआई ने 3 इशू करे हैं, पर वो हमारे इंटर के लेवल पर नहीं है। तो लगभग अगर देखा जाए तो 38 स्टैंडर्ड्स इशू हुए हैं। इसके अंदर अभी तक 38 रूम ही फुल करे गए हैं। समझ आ गया? एक होटल है, होटल के अंदर 100 से लेकर 999 तक रूम्स है, लेकिन अभी तक सिर्फ 38 रूम्स ही फिल्ड हुए हैं। बाकी मैं कॉस्टिंग नहीं पढ़ा रहा, कईयों ने कॉस्टिंग वाली फीलिंग ले ली है, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग है ना, होटल रूम में इतने बुकिंग है ये वो। नहीं बेटा, मैं कॉस्टिंग नहीं पढ़ा रहा, मैं आपको ऑडिट ही पढ़ा रहा हूँ। लेकिन आपको मैं समझाने के लिए कह रहा हूँ, पहले 99 तक अभी तक कुछ भी नहीं आया। 900 स्टैंडर्ड्स। आपको पता है आईसीआई इनको ये भी पता कि आप 38 भी पूरे नहीं पढ़ पाओगे। इनमें से भी आईसीएआई ने बहुत सारे स्टैंडर्ड्स आपके कोर्स से हटा दिए। इनमें से भी आईसीएआई ने ये 3 तो वैसे ही नहीं है, ऊपर में से भी कुछ रेंजेस में से हटा दिए हैं। उनको पता है बेटा ये इतना भी कर ले बहुत है, ठीक है ना। तो तुम तो ये मानो प्रभु कृपा है तुम्हारे पे। स्टैंडर्ड समझ आए हैं? चलो एक बारी मुझे आगे बात करनी है। अच्छा, ये स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग की अगर मैं बात करूं, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग बनाए किस लिए गए हैं? अब इसके नीचे आपको ये लिखना है। क्या सर हमारा पेज फिल हो गया? भाई अगले पेज पे चले जाओ। अब इतनी बातें भी मैं ही बताऊं? हाँ सर ये भी आप बताओगे, पैसे नहीं लिए? हाँ बेटा लिए। मैं बता रहा हूँ बेटा, अगर पेज फिल हो जाए तो आप नेक्स्ट पेज पे चले ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन ऐसा थोड़ा ना हम अपने नोट्स कम कर देंगे, है ना सर? ठीक है, ठीक है मीनाक्षी, आपके लिए बोला मैंने ये भी नहीं, क्योंकि इनका रजिस्टर का पेज बिल्कुल फिल हो गया, नीचे लिखी जा रही है। अगली बारी सोचती रह जाएंगे क्या लिखा था। अगले पेज पे चले जाओ। नहीं होता है कई बार हम बड़े कंजूस हो जाते हैं, लिखते लिखते एंड में हो जाते हैं। वो अभी तो समझ आ रहा है, अगली बारी पढ़ोगे तो याद ही नहीं आएगा,
तो अगर इसके नीचे की रेंज फुल हो गई है तो आप अगले पेज पे चले जाओ। मतलब दिखाओ बेटा, इनको बहुत मतलब लिटिल काके होते हैं ना, लिटिल काके, वो है आप। ओ बेटे बेटे, अगर यहाँ फिल हो गया है तो यहाँ पर लिख लो अबे पलट, अबे पलट, फिर वो पलटेगी। तो समझ आ गया, फिर यहाँ लिख दो। समझ आ रहा है आपको? शुक्र है। चलो जरा सुनना, हाँ जी सुनना जरा, जो इसके नीचे मैं लिखवा रहा हूं वो जरा सुनना। स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग नाम ही सजेस्ट कर रहा है जब आप ऑडिट कर रहे होगे उसके लिए बने हैं। तो लिखना जरा, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग अप्लाई इन द कंटेक्स्ट ऑफ एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बाय एन इंडिपेंडेंट ऑडिटर। अच्छा मेरा आपसे एक सवाल है, ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिसके बारे में स्टैंडर्ड्स बने हैं, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होगी, हिस्टोरिकल या प्रोस्पेक्टिव? आवाज में दम नहीं, क्या? तो यहां पर आप लिख देना, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग अप्लाई इन द कंटेक्स्ट ऑफ एन ऑडिट ऑफ हिस्टोरिकल, लिखो सारे बच्चे लिखेंगे, हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बाय एन इंडिपेंडेंट ऑडिटर। ये आप कहां लिखेंगे, इसके नीचे, इसके नीचे लिखेंगे। स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग अप्लाई करते हैं, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग अप्लाई करते हैं जब क्या हो रहा होता है, ऑडिट ऑफ, ध्यान से लिखना क्योंकि आगे और भी काम है और सीए के, ऑडिट ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बाय एन इंडिपेंडेंट ऑडिटर। यहां हिस्टोरिकल समझ आ रहा है, ये हिस्टोरिकल है, आप समझ आ रहा है? स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग अप्लाई इन द कंटेक्स्ट ऑफ ऑडिट ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बाय एन इंडिपेंडेंट ऑडिटर। पहला पॉइंट समझ आ रहा है आपको, पक्का वाला है ना? अच्छा आगे क्या कह रहे हैं, ये तो आपको पता ही है, दीज इस्टेब्लिश हाई क्वालिटी बेंचमार्क्स। ये किस लिए इस्टेब्लिश करे हुए हैं, एक हाई क्वालिटी बेंचमार्क है जो ऑडिटर फॉलो करेगा इन कंडक्टिंग द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट बताओ फ्यूचर वाली होती है ऑडिट, हम फ्यूचर वाली का ऑडिट करते हैं या पास्ट इंफॉर्मेशन का? तो पास्ट को आजकल क्या कहते हैं, हिस्टोरिकल। समझ आ रहा है आपको, यस और नो? पक्का ना? तो यानी ये पॉइंट भी आप इसके नीचे ही लिखेंगे जब आपने ये लिख लिया। अब आप ये लिखेंगे जो मैं आपको बोल रहा हूं, क्या लिखेंगे, दीज इस्टेब्लिश, ये क्या करके देंगे तुम्हें, हाई क्वालिटी बेंचमार्क है जो ऑडिटर फॉलो करेगा। दीज इस्टेब्लिश हाई क्वालिटी बेंचमार्क्स एंड आर फॉलोड बाय द, ऑडिट करने वाले इंसान को क्या कहते हैं, ऑडिटर, इन कंडक्टिंग द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, यहां तक का पॉइंट समझ आ गया आपको? अच्छा ये कई मैटर्स पे बने हुए हैं, इनके एग्जाम्पल तो देखो आपको लिखने ही पड़ेंगे। फिर लिखो सम एग्जाम्पल्स ऑफ एसेस, सम एग्जाम्पल्स ऑफ एसेस। 38 में से सारे एग्जाम्पल तो लिखवा नहीं सकते, लेकिन जब आंसर आएगा, ऐसा नहीं है कि देखो मैं आपको एक बात बताता हूं, आपको लग रहा होगा सर ये क्या बातें हैं, ये कोई बताने की बातें हैं। आईसीआई ने ना ये चीजें जो ऐड करी हैं, ये देखो इसके ऊपर ना पूरा केस सिनेरियो क्वेश्चन भी बना रखा है, एमसीक्यू भी डाल रखे हैं। ये देखो, ये मैं आपको दिखाता हूं तभी आपको समझ आएगा। ये देख रहे हो, केस स्टडी, मी एंड यू इन दिस ब्यूटीफुल वर्ल्ड, समझ रहे हो, देख रहे हो केस स्टडी। और उसके बाद देखो सारे, देखो किस पर आए हुए हैं, एसक्यूसी, एक केस स्टडी है और उसके नीचे एमसीक्यू देखो, ये रहे। आईसीआई इस पर क्वेश्चन पूछेगा इस बारी, आपको क्या लग रहा है नहीं पूछेगा? जे कोई शक नहीं करी, पेपर चेक नहीं। हाँ, इस पर आईसीआई ने देखो बेस्ड ऑन अबव, ये जो केस स्टडी दी है, आंसर द फॉलोइंग एमसीक्यूज, ये देखो सारे एसआरई, एसएई, समझ आ रहा है आपको? ये सब पे पूछे हुए क्वेश्चन, थ्योरी का क्वेश्चन भी पूछ रहे हैं इस पर।
ये देखो एश्योरेंस एंगेजमेंट किसे कहते हैं, उसमें ये सब प्रैक्टिशनर, ये सब के ऊपर आईसीआई एंगेजमेंट स्टैंडर्ड के बारे में क्या बातें सच है, एक एक चीज को ढंग से पढ़कर जाएंगे आप। मतलब आप ये नहीं कह सकते अरे ये तो बेसिक सी बात है, ये तो पता ही होती है सबको, आईसीआई को पता होती है और सारे बच्चे छोड़कर आएंगे। तो समझ आ रहा है आपको? तो जो लाइन में लिखवा रहा हूं आप इसके एग्जाम्पल लिखेंगे। हाँ सर हम लिख रहे हैं, डराते क्यों हो बीच बीच में। लिखो एग्जाम्पल्स ऑफ एसेस, ये तो आपको नाम भी याद होना चाहिए, पहले बिना देखे बोलो क्या है एसे 200 का नाम, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एन इंडिपेंडेंट ऑडिटर एंड कंडक्ट द ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद। याद आया पहला? अच्छा ये ऑडिटर को जो भी पूरे, अच्छा एक बात बताओ तो चलो थोड़े से आपको और हिंट देता हूं, आप नोट्स क्यों बना रहे हो, क्या जरूरत है नोट्स बनाने की? फाड़ दो बेटा नोट्स फाड़ो। नहीं गुस्सा नहीं करते, मजाक था, मैं तो जमाक कर रहा हूं बेटा, मेरे जमाक को सीरियसली मत लो। आप किस लिए बना रहे हो कि क्लास में क्या क्या हुआ लिख लेते हैं, आगे फ्यूचर में काम होगा। तो ऑडिटर भाई 1.5 साल तक चेकिंग करता रहता है, उसको पहले दिन क्या करता, दूसरे दिन क्या करता, तीसरे दिन क्या करता, याद रहेगा? तो ऑडिटर क्या करता है, डॉक्यूमेंटेशन बनाकर रखता है, रोज क्या काम कर रहा है, किसने क्या काम करा पूरी टीम में से, वो लिखता जाता है एट द एंड ताकि वो रिपोर्ट बना पाए। तो उसके लिए एक स्टैंडर्ड्स बना हुआ है, एसे नंबर कौन सा 230, पूरा का पूरा आपका चैप्टर है, समझ आ रहा है? इसके ऊपर पूरा का पूरा आपका चैप्टर है एसे 230 पर। सर दिखाऊं मान गए? वेरी गुड। और 305 में तो आपने एक डेफिनेशन भी पढ़ी थी इंटरनल कंट्रोल की, तो ये लिखो सारे एग्जाम्पल। और ऑडिट एविडेंस आपको बताइए एससी 700 की सीरीज पे तो रिपोर्टिंग पे है ना, क्या फॉर्मेट रहना पड़ेगा और क्या रिपोर्टिंग रहेगी। तो ये पांचों एग्जाम्पल लिखो इसके नीचे। यानी कुछ स्टैंडर्ड्स हैं, 200 है ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर और ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बताता है, 230 है डॉक्यूमेंटेशन पर, 315 है आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट थ्रू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट, पढ़ेंगे हम ऐसे 315 चैप्टर 3 में। ऑडिट एविडेंसेस पढ़ेंगे हम, सबूतों से रिलेटेड कैसे कैसे बातें होनी चाहिए। आप बार बार बोलते थे ना हम ऑडिटर के पास सबूत होने चाहिए, साई मतलब सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस, तो उससे रिलेटेड ऐसे 500 नहीं तो बोला हुआ ये सारी बातें। और रिपोर्टिंग कैसे बनेगी, ताऊ भी जी के मर गया, और ऑडिटर किस किस तरह का ओपिनियन दे सकता है, टाइप्स ऑफ ओपिनियन, ये सारे पे 700 की सीरीज वाले ऐसे हैं। अभी आप एक बार लिख लो, जब आपका पूरा कोर्स हो जाएगा तो ये आपको देखते ही याद आ जाएगा, अच्छा यही तो इसलिए ना देखो इस हेडिंग का नाम अगर आप आईसीआई की तरफ से देखोगे ना क्या है, जरा देखो, एक मिनट जरा रुको, ये देखो आईसीआई ने आपको क्या कहा, इस हेडिंग का नाम पढ़ोगे तो आपको समझ भी आ जाएगा, एक एक वर्ड का मीनिंग होता है आईसीआई की बुक में। एन ओवरव्यू, हम एंगेजमेंट और क्वालिटी कंट्रोल का सिर्फ अभी क्या दे रहे हैं, ओवरव्यू, पढ़ाएंगे तो पूरे कोर्स में, इस चैप्टर में तो बता रहे हैं क्या क्या चीजें होती हैं। जैसे अब आप पूछते हो ना खाने में क्या है, वो बोलते हैं शाही पनीर है, बटर नान है, दाल मखनी है, मिक्स वेज है, ठीक है ना, और मलाई कोफ्ता है, और पिंडी छोले हैं, अमृतसरी छोले हैं, राजमा है, कड़ी है, राइस है, पॉइंट, ये तो अभी बस वही बताया जा रहा है, ये है। फिर आगे वाले चैप्टर में क्या बनाएगा, ये बनाए कैसे जाते हैं और खाए कैसे जाते हैं। समझ आ रहा है आपको? बनाऊंगा मैं, खाऊंगे आप।
मैं बना के दूंगा ना, शेफ स्वास्थ्य खाना बना के दूंगा, स्वास्थ्य स्टैंडर्ड है, आप खा लेना, आपको याद हो जाएगा। यही काम होगा बेटा हमारा। हमने किचन खोल रखी, मैंने घर में भी, चलो आगे बात करेंगे। तो आईसीआई ने इसमें सिर्फ मेन्यू बताया, ब्रोशर बताया कि ये होता है भाई, समझ आ रहा है आपको? गुड। हम लिख रहे थे कुछ, है ना? लिख लिया हो तो मुझे बताना, पक्का? बेटा देखो, हर बच्चे ने नोट्स बनाने, ये नोट्स बहुत काम आएंगे। जो लॉ वाली भीड़ यहां पर है ना, वापसी रीजन है वो नोट्स। अब मैं आपको एक और बात बताता हूं अब आगे। सर स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग का फॉर्मेट क्या होता है? एसएस किस फॉर्मेट में बने होते हैं? बेटा इनका भी एक फॉर्मेट है, इनका भी एक क्या है? फॉर्मेट। जितने भी स्टैंडर्ड्स है हमारे, उनका एक फॉर्मेट है, ठीक है ना? सर 2 पेज भी भर गए, तीसरे पे जाओ, जान दो। ये देखो कि कोई भी स्टैंडर्ड होता है ना बेटा, कोई भी स्टैंडर्ड होता है उसके फॉर्मेट होते हैं, वो 3 पार्ट में बटा होता है। कोई भी स्टैंडर्ड जो होता है वो 3 पार्ट में बटा होता है। ये देखो आ गया बेटा। कोई भी जो स्टैंडर्ड होता है ना, आज मैं आपको बता रहा हूं, कोई भी स्टैंडर्ड है, कोई भी, अभी और भी 2 4 5 खोल के बता दूंगा, उसके ना कुछ पार्ट्स होते हैं। जैसे फर्स्ट पार्ट का नाम होता है इंट्रोडक्शन। क्या आपको वर्ड दिख पा रहा है बेटा? इंट्रोडक्शन मैंने वैसे, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, रुको। कोई भी जो स्टैंडर्ड होता है ना, कोई भी स्टैंडर्ड जो जिस फॉर्मेट में लिखा जाता है, जैसे ये एसे नंबर 200 है, ये आईसीआई ने जो लिखवाया, जो उनकी कमेटी ने लिखा, उसका भी एक फॉर्मेट है। सबसे पहले वाले पार्ट को कहते हैं बेटा इंट्रोडक्शन। क्या आपको दिख पा रहा है ये वर्ड इंट्रोडक्शन, है ना? अच्छा, दूसरे पार्ट का मतलब होता है रिक्वायरमेंट। दूसरे पार्ट में क्या आ जाता है? ये रहा, दूसरे पार्ट में आ जाती है कि आपका रिक्वायरमेंट क्या रहने वाली है। मतलब ये स्टैंडर्ड फॉलो करते वक्त आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट पूरी करके देनी, मतलब ये ऐसे आपसे क्या डिमांड कर रहा है ऑडिटर से, ठीक है? और लास्ट पार्ट होता है बच्चे एप्लीकेशन एंड अदर एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट। ये तो होगी समरी, और अगर इनकी डिटेल देखनी है तो उसके लिए नीचे एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट्स बनती है। जैसे आप क्या करते हो, बैलेंस शीट दिखा दी, फिर एक एक का नोट्स टू अकाउंट्स देखते जाओ। तो यहां पर भी देखो नंबरिंग लिखी हुई है ना, इसकी अगर डिटेल देखनी है तो पैराग्राफ नंबर A74 और A75 देख लेना। देखो A5 ऐसे बनते हुए जो आ रहे हैं। तो किसी भी स्टैंडर्ड का एक फॉर्मेट होता है, मैं आपको लिखवाता हूं वो फॉर्मेट कैसे रहता है, तो जरा सुनना। तो अब आप इसके नीचे लिखना, इसके नीचे लिखना फॉर्मेट्स how standards are drafted, how standards on auditing are drafted। कह रहे स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग कैसे ड्राफ्ट करे जाते हैं। स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग कैसे ड्राफ्ट करे जाते हैं, या व्हाट इज द फॉर्मेट ऑफ एसएस। एसएस का फॉर्मेट क्या होता है? तो हमने का कोई बहुत बड़ा फॉर्मेट थोड़ा होता है। जितने भी स्टैंडर्ड्स हैं उसके अंदर पार्ट 1 क्या होगा, जल्दी बताओ। पार्ट 1 क्या होगा? नाम से ही पता चल रहा है, इंट्रोडक्शन। पार्ट 1 क्या होगा, जल्दी बताओ। पार्ट 1 का नाम जल्दी बताओ क्या होगा? मजा ही नहीं आ रहा। पार्ट 1 का नाम हमेशा क्या होगा? ठीक है जी, अभी सारी बातें याद हो जाएंगी, टेंशन ना लो। और इंट्रोडक्शन के अंदर, अगर मैं आपसे बात करूं, क्या क्या लिखा होता है इंट्रोडक्शन के अंदर, भी आपको पता होना चाहिए क्या क्या होता है। 4 चीजें होती है इंट्रोडक्शन के अंदर, 4 चीजें होती है। पहला स्कोप, फिर इफेक्टिव डेट, मतलब इस एसए की दायरा क्या रहेगा, उसकी इफेक्टिव डेट, ऑडिटर का इस एसए में ऑब्जेक्टिव क्या, और डेफिनेशन। समझ आ रहा है आपको? तो इसके अंदर क्या होती हैं 4 चीजें, जल्दी बताओ। क्या लिखा होता है सबसे पहले? स्कोप। बोलना आपको पड़ेगा, क्या लिखा होता है सबसे पहले? आवाज में दम नहीं है। सबसे पहले
स्कोप ऑफ दिस एसे। सबसे पहले इसके अंदर बेटा स्कोप ऑफ दिस एसे दिया होता है सर, फिर क्या दिया होता है, फिर क्या दिया होता है, ये बेटा एक बेसिक फॉर्मेट है जो हर जगह लगता है, हर स्टैंडर्ड पे। फिर दे रखी होती है उसकी इफेक्टिव डेट, यानी कब से वो लागू हुआ। फिर क्या दे रखा होता है उसका ऑब्जेक्टिव, ये स्टैंडर्ड के अंदर ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा, दायरा क्या रहेगा, उद्देश्य क्या रहेगा, यानी इसके अंदर क्या दे रखा होता है, इसका ऑब्जेक्टिव दे रखा होता है। और एट द लास्ट इसी के अंदर ही डेफिनेशन, जैसे सेक्शन 2 कंपनी लॉ वगैरह में आप पढ़ते नहीं थे, हर एक्ट के अंदर एक सेक्शन डेफिनेशन वाला सेक्शन होता है, ऐसे ही हर स्टैंडर्ड के अंदर भी एक डेफिनेशन वाला पार्ट होता है, और ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ही होता है हमेशा, है। समझ आ गया आपको। तो यानी स्टैंडर्ड्स का, जो स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग है उनका जो फॉर्मेट की अगर मैं बात करूं, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के फॉर्मेट्स की बात करूं, तो बेटा इसके 3 पार्ट होते हैं, मतलब मेन तो 2 ही पार्ट होते हैं और उसके अलावा एक एडिशन होता है नोट्स टू अकाउंट्स वाला। तो 2 मेन पार्ट में से फर्स्ट पार्ट का नाम क्या है, इंट्रोडक्शन। फर्स्ट पार्ट का नाम क्या है, इंट्रोडक्शन। बोला पड़ेगा, फर्स्ट पार्ट का नाम क्या है, पहले अभी तक जहां तक हो चुके हैं ना वहां तक आपको लेकर आता हूं, आप मेरे साथ साथ चलो, बुक के बिना देखे, जो मैंने करवाया कहीं भी नहीं देखना, आपको यहीं बस देख के बोलते स्टार्ट करना है। आज हमने स्टार्ट करे हैं, बताओ क्या, एंगेजमेंट एंड क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स। सभी बच्चों को अटेम्प्ट की कसम, क्या, यानी ऑडिट, चार्टर्ड अकाउंटेंट के काम से रिलेटेड कुछ रूल्स बनाकर दे रखे हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट के काम से रिलेटेड कुछ रूल्स बनाकर दे रखे हैं, और उन काम में क्वालिटी कैसे रहेगी उनसे रिलेटेड कुछ रूल्स दे रखे हैं। तो हमने 2 पार्ट में बांट दिया, एंगेजमेंट स्टैंडर्ड और क्वालिटी वाले स्टैंडर्ड्स। तो एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स के अंदर हमने अभी पहला काम चार्टर्ड अकाउंटेंट का जो मेन काम है वो है क्या, ऑडिट वाला। तो उनके लिए क्या बने हुए हैं, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। और स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के लिए कौन से नंबर फिक्स करे हुए हैं, 100 से लेकर 999 तक। बोलना पड़ेगा 100 से लेकर, ये वाले नंबर्स का जब भी कोई रूल आएगा तो वो स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग ही होगा। और उसके अंदर अभी तक टोटल 38 स्टैंडर्ड्स इशू करे हैं, और उसके अंदर भी डिवीजन है। पहला, अगर आप इंट्रोडक्टरी मैटर से रिलेटेड देंगे तो इसकी रेंज क्या है, 100 से 199। सारे बच्चे बोलेंगे 100 से 199। और अभी तक आईसीआई ने इससे ऊपर कोई भी स्टैंडर्ड्स बनाया नहीं है। और इसके बाद अगला कौन सा आ जाएंगे, जनरल प्रिंसिपल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। सारे बच्चे बोलेंगे क्या, अच्छा, ये जो जनरल प्रिंसिपल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज वाले हैं इनके लिए क्या है बताओ, 200 से लेकर 299 तक। और उसके अलावा फिर अगला, रिस्क असेसमेंट एंड रिस्पॉन्सेज टू द असेस्ड रिस्क, इसकी रेंज क्या रहेगी, 300 से लेकर 499 तक। और फिर अगले ऑडिट एविडेंसेस। सारे बच्चे बोलेंगे अगले, देखो 2 ऑप्शन है, यही याद कर लो या घर करना है, यही करना है ना। फिर आओ, ऐसे नंबर 500 से लेकर 599 तक की जो सीरीज है उसमें किससे रिलेटेड है, ऑडिट एविडेंस। अच्छा, फिर 600 से लेकर 699 तक में यूजिंग द वर्क ऑफ, और बताओ 700 से 799 तक ऑडिटर कंक्लूजन एंड, और बताओ कुछ स्पेशलाइज्ड एरिया उनके लिए जितने भी स्टैंडर्ड्स होंगे वो 800 से 899 तक वाले। समझ आ रहा है आपको, यस और नो, ठीक है जी। फिर हमने पढ़ा था इसके अंदर स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग होते क्या है, ये हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को चेक करने के लिए बनाए जाते हैं, हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को चेक करने के लिए बनाए जाते हैं, ठीक है, इसलिए बनाए जाते हैं ताकि क्वालिटी हाई रहे। और फिर हमने बात कर रहा था इसका फॉर्मेट कैसा होता है, कोई भी स्टैंडर्ड का फॉर्मेट कैसे होता है बेटा, इसका पार्ट 1 होता है इंट्रोडक्शन, पार्ट 1 होता है इंट्रोडक्शन, पार्ट 1 होता है। और इंट्रोडक्शन में सबसे पहले क्या दिया जाता है, स्कोप। बोला पड़ेगा, सबसे पहले क्या दिया जाता है, स्कोप। फिर और फिर पार्ट 1 के बाद बेटा पार्ट 2 रिक्वायरमेंट्स। पार्ट 2 क्या होता है, रिक्वायरमेंट्स। डेफिनेशंस खत्म होने के बाद क्या स्टार्ट होती है, ये देखो रिक्वायरमेंट्स। दिख पा रही हैं आप सबको, डेफिनेशन जब खत्म होगी तो बेटा रिक्वायरमेंट स्टार्ट होती हैं। देखो ऐसे 200 की कई डेफिनेशन आपने मेरे साथ पढ़ी भी हुई हैं, जैसे ये 210 है, अभी 210 हुआ नहीं, 200 की आपने कई डेफिनेशन पढ़ी भी हुई हैं। ये देखो, एप्लीकेबल एफर है, पढ़ा हुआ है,
ये देखो डेफिनेशन में एप्लीकेबल एफआरएफ आपने पढ़ा हुआ है। अच्छा, उसके अलावा ऑडिट एविडेंस पढ़ा हुआ है, ऑडिट रिस्क पढ़ा हुआ है, ऑडिटर पता है। उसके अलावा फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ी हुई है, हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ी हुई है। मैनेजमेंट क्या होते हैं, जो एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले होते हैं, याद है ये वर्डिंग। मिस स्टेटमेंट पढ़ा हुआ वर्ड, जो डिफरेंस आ रहा है, डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट क्लासिफिकेशन प्रेजेंटेशन वाला और जो आपने एक्चुअल में रिपोर्ट करा। प्रोफेशनल जजमेंट बता दिया था, अभी नहीं बताया आपको। रीजनेबल एश्योरेंस क्या, आ हाई बट नॉट एब्सोल्यूट लेवल ऑफ एश्योरेंस। TCWG पता थे ना, जिनका काम क्या होता है, ओवरसी करना स्ट्रेटेजिक डिसीजन, और ये ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं, अकाउंटेबल होते हैं। याद आ गई ये सारी चीजें, कई चीजें आप पढ़ चुके हैं, देख रहे हो आप। सर हमें तो पता ही नहीं चला, बेटा यही तो कमाल है। वापिस आओ, तो रिक्वायरमेंट आ जाती है। डेफिनेशन जैसी खत्म होगी फिर सेकंड पार्ट स्टार्ट हो जाएगा, रिक्वायरमेंट्स। यानी एसएस में बताओ, इंट्रोडक्शन के बाद क्या स्टार्ट हो जाती है, रिक्वायरमेंट्स। और जब रिक्वायरमेंट्स खत्म होती है फिर इसके साथ रिक्वायरमेंट्स की डिटेल्स दे रखी होती है कि इसको अगर आपको डिटेल में जाना है तो उसके लिए क्या बना रखी होती हैं, उसके लिए एंड में क्या बता रखी होती हैं, एप्लीकेशन एंड अदर एक्सप्लेनेटरी मटेरियल। लिख लो जरा, ये ऐसे के बाद जब ऐसे खत्म हो जाएगा, जैसे शेड्यूल्स होते हैं ना कंपनीज एक्ट में, जहां सारा कंपनीज एक्ट खत्म हो गया उसके बाद क्या स्टार्ट होते हैं, शेड्यूल। बैलेंस शीट के बाद नोट्स टू अकाउंट्स, ऐसे ये सब ऐसे खत्म होने के बाद एप्लीकेशन एंड अदर एक्सप्लेनेटरी मटेरियल। एक बार बोलना पड़ेगा, एप्लीकेशन एंड अदर एक्सप्लेनेटरी मटेरियल, ये भी लिख लो आप। ये कोई पार्ट नहीं होता, इसके इन एडिशन में होता है। क्या लिखेंगे आप, एप्लीकेशन एंड अदर एक्सप्लेनेटरी मटेरियल, कि इस स्टैंडर्ड को लगाया कैसे जाएगा उसकी डिटेल, अप्लाई कैसे किया जाएगा उसकी डिटेल, ठीक है ना। और डिटेल और भी कुछ बातें एक्सप्लेन करी जाएंगी इसके अंदर। वर्किंग नोट्स होते हैं ना, जैसे बैलेंस शीट के नोट्स टू अकाउंट्स आप बनाते हो, बहुत सारे 15, 16, 20 बना देते हो, याद है। फिर एंड में घूम जाते हो कहाँ से लेकर कहाँ पर पुट करना है, याद करो। सर हम तो पहले ही लिख लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, पहले ही सारे फॉर्मेट में देखते रहते हैं, पुट करते जाते हैं। और आपको पता है जो आप ये कर रहे हो आपको लाइफ में ये करना ही नहीं है, हैं? ये सारा काम तो सॉफ्टवेयर करके देते हैं आज के टाइम में। अच्छा, फिर हमें लाइफ में करना ही नहीं है, लेकिन पढ़ना है ये वाला टॉपिक। प्रैक्टिकल लाइफ में तो ये सारा काम सॉफ्टवेयर करके देता है भाई, समझ रहे हो आप मेरी बात। लेकिन आपको अगर पता ही नहीं होगा ये काम सॉफ्टवेयर कैसे करा, तो आप ऑडिटर बनकर उनकी गलतियां कैसे निकालोगे उनके सॉफ्टवेयर्स में, समझ आ रहा है आपको। तो एप्लीकेशन एंड अदर एक्सप्लेनेटरी मटेरियल लिख लिया आपने, आवाज में दम नहीं है, लिख लिया। चलो मजाक मजाक में हमने एसए से रिलेटेड बातें खत्म कर ली, शुक्र है। हाँ आज सच्ची में शुक्र है, फ्राइडे है ना। एप्लीकेशन एंड चलो जी आ जाओ। सर बताओ, क्या चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास एक ही काम है क्या, ऑडिट करना? नहीं, उसे रिव्यू वाले भी काम दिए जाते हैं। लास्ट क्लास में ऑडिट और रिव्यू पर बात हुई थी, अगर आपको याद हो। लास्ट क्लास में ऑडिट और रिव्यूज पर क्या हुई थी बातें। ऑडिट का मतलब क्या होता है, जब आप डिटेल में चेकिंग करके एक एक चीज चेक करके बताते हो। रिव्यू का मतलब क्या होता है, जब ऑडिट जितने प्रोसीजर लगाते हो या ऑडिट से कम प्रोसीजर लगाते हो, और ऑडिट में आप देते हो रीजनेबल तसल्ली, समझ आ रहा है, रीजनेबल एश्योरेंस देते हो, रीजनेबल सेटिस्फेक्शन देते हो। इसमें आप देते हो लेस देन रीजनेबल। लेस देन रीजनेबल मतलब मॉडरेट, याद आ रहा है। कोई बात नहीं भी याद आ रहा तो मैं अभी दोबारा से आपको पढ़ाऊंगा, इस टॉपिक से रिलेट करते हुए सबको समझ आ जाएगा, जिसने लास्ट क्लास मिस भी करी हुई है, ठीक है ना, या जिनकी आज पहली क्लास है। तो देखो सेकंड कैटेगरी ऑफ स्टैंडर्ड्स की बात करते हैं बेटा। ये हैं स्टैंडर्ड्स ऑन रिव्यू एंगेजमेंट, बोलना पड़ेगा ये कौन से है बेटा, स्टैंडर्ड्स ऑन रिव्यू एंगेजमेंट।
स्टैंडर्ड्स ऑन रिव्यू एंगेजमेंट, सेकंड कैटेगरी। अच्छा, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग को एसएस कहा जाता है, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग को एसएस कहा जाता है बेटा, इन्हें एसआरई कहा जाता है। क्या कहा जाता है इन्हें? एसआरई। एक बार बोलना पड़ेगा, इन्हें क्या कहा जाता है बच्चे? एसआरई। सारे बच्चे बोलेंगे इन्हें क्या कहा जाता है बच्चे? अच्छा, आपके हिसाब से ऑडिटर मतलब जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है उसको ऑडिट करने के लिए नहीं रखा जा रहा, उसे रिव्यू करने के लिए रखा जा रहा है। उसे क्या करने के लिए रखा जा रहा है? रिव्यू करने के लिए, ठीक है ना। यानी इसमें ऑडिटर क्या करता है? रिव्यू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसमें ऑडिटर करता है रिव्यू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सर, ऑडिट और रिव्यू में क्या फर्क है मैं आपको बताता हूं। लास्ट क्लास में भी हमने कुछ बातें करी थी इसके बारे में, जरा सुनना। ये रही, याद आया ऑडिट और रिव्यू में? जरा सुनो और बातें। अगर एग्जाम्पल किसी को जो मैंने हिंदी लिखवाई थी रिव्यू के लिए, किसी को याद है? क्वार्टरली वाला मैं एक बार रिपीट करता हूं। देखो, जो लिस्टेड कंपनीज होती है ना बेटा, जो कौन होती है? आवाज में दम नहीं है। जो कौन होती है बेटा? तो बताओ, उनको अपने अकाउंट्स की चेकिंग तो करवानी होती है, लेकिन उनको ना साल में, अच्छा साल में कितने क्वार्टर होते हैं? और कईयों के तो दिन में ही हो जाते हैं, वीकेंड होना चाहिए बस। क्वार्टर 1 क्वार्टर 2 होते ही अधिया, बाकी कम वधिया, ठीक है ना। फिर उसके बाद क्वार्टर 3 और क्वार्टर 4, जो ये होती है ना, क्या कहते हैं, लिस्टेड कंपनी, सेबी कहता है। सेबी समझते हो ना, वाइफ ऑफ एप्पल, सेब की बीवी, सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया कुछ बातें कहता है कि जो लिस्टेड कंपनीज होगी ना, जो लिस्टेड कंपनी होगी, उनको अपने फाइनल अकाउंट्स तो जब बन जाएंगे, चेक हो जाएंगे, ऑडिट हो जाएंगे, वो तो आपने न्यूज़पेपर में छपवाने ही है, लेकिन जितना हो चुका हर क्वार्टर के एंड पर उसके अपने ऑपरेशनल रिजल्ट्स, यानी अपनी इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब क्वार्टरली ऑपरेशनल जो आपके रिजल्ट्स आए हुए हैं, उनको भी आपने पब्लिश करना है। तो बताओ, अगर ये कंपनी लिस्टेड कंपनी है और ये न्यूज़पेपर में अपने क्वार्टरली 3 महीने में जो हुआ उसके अकाउंट्स दिखा रही है, तो भाई लोग तो कहेंगे हो सकते हैं झूठे हो। तो हम चार्टर्ड अकाउंटेंट को कहते हैं भाई तू कर दे, चेकिंग कर दे। कह रहा भाई 3 महीने में थोड़ा हो जाती है चेकिंग, डेप्थ में, इन डेप्थ चेकिंग, ऑडिट में इतने सारे काम करने होते हैं, इतने सारे स्टैंडर्ड्स हैं, मैं 3 महीने में नहीं कर सकता। तो हम कहते हैं भाई तू अपनी नजर ही लगा, नजर नहीं लगा, सॉरी, एक बार बस देख ले, थोड़ा बहुत तो सही होगा, थोड़ा बहुत देख ले। कह रहे चलो थोड़ा बहुत देख लेंगे। तो इस काम को कहते हैं रिव्यू करना, इस काम को कहते हैं रिव्यू करना, इस काम को कहते हैं क्या? यानी रिव्यू के अंदर ऑडिटर के प्रोसीजर ज्यादा होते होंगे या कम? यानी ऑडिटर सबूत इकट्ठे करने के लिए कम प्रोसीजर लगाता है इसमें, और जबकि ऑडिट में तो ज्यादा लगाता है। तो यानी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को रिव्यू वाले करने वाले भी काम दिए जाते हैं। क्या आपको समझ में आते हैं जो हम आपको पढ़ाते हैं? ठीक है ना। तो यहां पर आ जाओ। तो ऑडिटर का दूसरा काम, चार्टर्ड अकाउंटेंट का दूसरा काम रिव्यू वाला भी होता है। भाई हम तो कहते हैं पैसा आना चाहिए, काम करवा लो, ऑडिट वाला करवा लो या रिव्यू वाला, ठीक है ना। हम उस तरह के तो लोग हैं नहीं जो ये कहते जिंदगी में हर कुछ पैसा थोड़ी होता है, हम उस तरह के तो लोग हैं नहीं। रिव्यू वाला काम समझ आ गया? रिव्यू वाला काम समझ आ गया। तो भाई ये भी तो चार्टर्ड अकाउंटेंट करेगा ना, तो इसके रिलेटेड भी क्या होने चाहिए? रूल्स। इससे रिलेटेड भी क्या होने चाहिए? रूल्स, है ना। तो इससे रिलेटेड रूल्स के जो रूम बुक करे गए हैं वो करे गए हैं 2000 से लेकर 2699 तक। एसआरई जयकार लगाओ, क्या? ये देखो एसआरई कहां से लेकर कहां तक है? 2000 से लेकर 2699 तक की नंबरिंग है। सर एक बात बताओ, 999 पे क्या खत्म हो गए थे? एस से, फिर सीधा 2000 से शुरू कर दिए गए। ये बीच में क्या हुआ भाई? कुछ जगह छोड़ दी, कल को किसी और मैटर पे रूल लाने हो तो यहां पर ले आएंगे।
तो अभी तक कोई इसमें कोई मैटर डिसाइड नहीं हुआ जिस पर रूल्स लाने हैं। शुक्र मनाओ बेटा, कोर्स में आ जाते, अभी नहीं तो फाइनल में पढ़ने पड़ते। ये समझ रहे, बीच बीच में गैप क्यों छोड़ा गया है? हो सकता है कल को किसी और मैटर पे हमें रूल बनाने हो, तो फिर भाई हम ये देखते रहेंगे जगह कहाँ है, जगह कहाँ है। भाई जगह तो ऑलरेडी रखी हुई है, यहाँ पर कुछ बना नहीं हुआ अभी तक, बनवा देंगे यहाँ पर भी रूम्स, ठीक है। तो लेकिन जो रूम्स, ये देखो समझ आ रहा है आपको, SRE 2000 से लेकर 269। और एक देखो बात बताओ, अब देखो आपको वर्ड भी समझ आ रहा होगा, सुनो जरा सुनो, जितनी भी चीजें हैं कौन बनाता है? AASB। और बताओ बेटा AASB फ्रेमवर्क क्या रखता है? सबसे पहले इंट्रोडक्टरी में क्या रखता है? स्कोप, ऑब्जेक्टिव, डेफिनेशन, इफेक्टिव डेट, और उसके बाद क्या बताता है? रिक्वायरमेंट्स। आपको समझ आना स्टार्ट हो रहा है, देख रहे हो आप, आपको वर्ड्स क्लियर हो रहे हैं, है ना। SRE की नंबरिंग हमेशा क्या होगी? जल्दी दसो, 2000 से लेकर 2699। यानी रिव्यू वाले काम के लिए, जो रिव्यू वाले काम है उनके लिए, जो रिव्यू वाले काम है उनके लिए जो स्टैंडर्ड्स, जो रूम रख रखे, 700 कमरे रख रखे उनके लिए। पर अभी तक बताओ कितने रूम फिल हुए हैं? सिर्फ 2। हाँ, सिर्फ 2 रूम फिल हुए हैं, 2400 और 2410। ये देखो अभी तक सर कितने रूम फिल हुए हैं टोटल में? 2 ही। कौन कौन से? आपको थोड़ा फिर लिखवा भी देंगे, टेंशन ना लो। ये देखो 2 ही हुए हैं, सिर्फ SRE 2400 इशू हुआ है। अभी लिखना नहीं है कुछ, जब मैं बोलूंगा वैसे ही लिखना उसी तरीके से। SRE 2400 इशू है और SRE 2410। अब देखो आपको समझ भी आ जाएगा। रिव्यू वाला काम, रिव्यू वाला काम, कौन से वाला काम? अगर आपको इंटरिम फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, मतलब क्वार्टरली, क्या ली? कुछ होगा नहीं उससे, चलो आगे बात करते हैं, कम पड़ जाएगा। चलो, अगर आप क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट का रिव्यू कर रहे हो तो उसके लिए ये रूल्स है। और अगर आप पूरे साल की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट थी, कई बार कोई ऑर्गेनाइजेशन पे ऑडिट की रिक्वायरमेंट नहीं है, वो रिव्यू करवाना चाह रही है, वो कह रही है एक बार चार्टर्ड अकाउंटेंट को कह रहे हैं कि तू नजर देख, मतलब मार ले, एक बार देख ले सब कुछ ठीक है या नहीं है। तो अगर वो करवा रही है, वो रिव्यू पूरे साल वाला करवा रही है, तो उसके लिए 2400 का स्टैंडर्ड है। सर ये क्या, हमें तो समझ आ रहा है। तो बेटा इसलिए तो आए हो। बताओ बेटा आज तक कितने स्टैंडर्ड से शुरू है जो ये रिव्यू वाले? कितने से? 2। पूरे साल के अकाउंट्स का ऑडिट, पूरे साल के अकाउंट्स का रिव्यू कराना है, उसके लिए 2400। एक क्वार्टर का करवाना है तो 2410। समझ आ रहा है आपको? यस और नो? और रिव्यू के अंदर ऑडिटर के प्रोसीजर कैसे होते हैं? ज्यादा या कम? और ऑडिट में वो रीजनेबल एश्योरेंस देता है, हाई लेवल की एश्योरेंस देता है, 100% नहीं देता पर हाई लेवल की कॉन्फिडेंस देता है, हाई लेवल का कॉन्फिडेंस देता है। इसमें वो हाई लेवल का कॉन्फिडेंस दे पाएगा? इसमें कह रहा भाई ठीक ठीक, बाकी सब ठीक, बस चल रहा है, वैसे वाला बस चल रहा है, सब ठीक चल रहा है, ऐसे बोलेगा वो। यस और नो? तो इसमें मॉडरेट लेवल ऑफ एश्योरेंस दी जाती है, यानी ऑडिट से कम एश्योरेंस दी जाती है, ऑडिट से कम एश्योरेंस दी जाती है। बोलना आपको पड़ेगा, ऑडिट से। समझ आ रहा है आपको? यस और नो? पक्का ना? चलो यार आप बताओ, ऑडिट के इतने बेनिफिट है, चेकिंग करवाने के कितने बेनिफिट है। आपको बताओ इस रूम में सर्च, मैं बोल रहा हूं आप पेपर सॉल्व करें, आपको पता है किसी ने आना ही नहीं है यहाँ पर, कोई हाँ पेपर सॉल्व करें यहाँ पर, आपका सेंटर डाला हुआ है और आपको पता है किसी ने कुछ कहना नहीं है, कुछ आना ही नहीं है। बताओ आप चोरियां करेंगे, चीटिंग करेंगे या नहीं करेंगे? और करवाएंगे या नहीं करवाएंगे? करवाएंगे। और आपको बताओ कभी भी छापा मार देंगे, फिर आप क्या करोगे? करोगे चीटिंग उतने लेवल की? कम करो। ये इसलिए चार्टर्ड अकाउंटेंट आएगा, पूरे साल से दबदबा बनाया होता है एम्प्लॉयज में, सीए ने आना है चेक करने, सीए ने, बताओ क्यों बताया जा रहा होता है कि सीए ने आना है चेक करने? ताकि तुम चोरियां ना करो। समझ आ रहा है आपको? स्टार्टिंग से ही बताते हम तो रिव्यू करवाएंगे, इस बार ना रिव्यू करवाएंगे, इस बार ये रिव्यू करवाएंगे। सभी एम्प्लॉयज के कान में इसलिए डाल दिया जाता है भाई चोरी मत करना, पकड़े जाओगे, या फिर अगर चोरी करनी है तो फिर बच के रहना रे बाबा, बच के रहना रे। समझ आ रहा है कोई आएगा आईसीआई से फरिश्ता, समझ आ रहा है, और वो फरिश्ते का नाम है चार्टर्ड अकाउंटेंट।
चलो जी, समझ आ रहा है आपको? अच्छा जी, तो अब इसके लिए लिखना स्टार्ट करें। एसआरईस के लिए लिखना स्टार्ट करें। इसके अंदर आज तक कितने इशू हुए हैं? सिर्फ 2। कौन कौन से? लिखो ये वाले नाम, लिखो जी, लिखो कौन कौन से इशू हुए हैं। एसआरई 2400 रिवाइज्ड, एंगेजमेंट टू रिव्यू हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब ये हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी एक और बात निकल कर आई, रिव्यू भी हम किसका करते हैं? बताओ, 3 महीने की स्टेटमेंट बन गई, उनकी तो चेकिंग करवाई है, पूरे साल के अकाउंट्स बन गए, उनकी तो चेकिंग बनाई है, यानी ये सारी चीजें हो चुकी हैं, ये सारी चीजें हो चुकी हैं, ये सारी चीजें हो चुकी हैं। तो जो हो चुकी है वो हिस्ट्री बन जाती है। समझ आ रहा है? तो यानी रिव्यू भी हमेशा किसका होता है? हिस्टोरिकल फाइनेंशियल का। SRE 2400। दोनों एग्जाम्पल लिखेंगे, 2400 वाला भी और 2410 वाला भी। लिख लिया बेटा? अच्छा जी, समझ आ गया आपको? कह रहे चाहे SRE 2400 है या 2410 है, वो रिव्यू के लिए बने कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को उसके भी तो गाइडेंस दे दो ना। हम क्या चाहते हैं? अच्छा आप बताओ, आपके पेरेंट्स क्या चाहते हैं? अच्छे संस्कार दें आपको, आप अच्छे इंसान बने। ऐसी ICAI सभी चार्टर्ड अकाउंटेंट का पेरेंट है, और वो चाहता है कि हमारे बच्चे जहां भी जाएं कॉन्फिडेंस के साथ जाएं, उन्हें पता हो कि क्या करना है, कहीं हमारी इंसल्ट ना करवा दें। तो ICAI ने ना बना के रख दिया रूल्स, ये पढ़ के चले जाना, काम कराना। मतलब नालायक बच्चे भी इसकी वजह से क्या कर रहे हैं? काम कर रहे हैं। सर चार्टर्ड अकाउंटेंट कुछ नालायक होते? नहीं, वैसे बता रहा हूँ मैं आपको, चार्टर्ड अकाउंटेंट नालायक नहीं होते, मैं आपको बता रहा हूँ। चार्टर्ड अकाउंटेंट मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन होते हैं। आप यही देख भी रहे हैं आपको एक। थैंक यू बेटा, समझ रहे हो आप? चार्टर्ड अकाउंटेंट में तो मोस्ट टैलेंटेड बच्चे होते हैं। नहीं, ये जमाक नहीं था, मतलब ये मजाक नहीं था, ठीक है ना? सच्ची में चार्टर्ड अकाउंटेंट की कैलकुलेशन वगैरह बहुत सही होती है, और उनकी मतलब कॉन्सेप्चुअल नॉलेज, तभी तो सारे डरते हैं। आप बैंक में जाकर ना चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की रेपुटेशन देखना, ये वही बैंक वाले होते हैं जो कहते हैं उधर जाके खड़े हो जाओ, आप कहते हो ओके हो रहे हैं। गवर्नमेंट बैंक में जाओ, वो है ना, ये वही चार्टर्ड अकाउंटेंट, हाँ जी सर क्या काम था। समझ रहे हो आप? फर्क होगा, आप देखना। चार्टर्ड अकाउंटेंट मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन होता है, उन्हें पता है ये 1 मिनट में हमें चुप करा देगा। समझा रहा है आपको? तो ये दोनों लिख लिया आपने स्टैंडर्ड्स। अच्छा अब इसके नीचे लिखना जरा, इट प्रोवाइड्स एश्योरेंस विच इज लोअर देन द प्रोवाइडेड बाय ऑडिट। अगली लाइन ये लिखो, रिव्यू में क्या होता है? रिव्यू में क्या होता है जल्दी बताओ? एश्योरेंस मिलती तो है विच इज लोअर देन द प्रोवाइडेड दैट बाय ऑडिट। लिख लो ये लाइन भी। लिख लिया ये? और अगला लिखना, इट इन्वॉल्व्स फ्यूअर प्रोसीजर एज कंपेयर टू ऑडिट। इसमें प्रोसीजर्स भी हम कम लगाते हैं। फॉर ऑब्टेनिंग साइन, फॉर ऑब्टेनिंग साइन, जो मैंने अंडरलाइन करना, इसके बाद वही नोट करना सिर्फ। इट इन्वॉल्व्स फ्यूअर प्रोसीजर एज कंपेयर टू ऑडिट फॉर ऑब्टेनिंग साइन। साइन समझते हो ना? सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। फटाफट से लिखेंगे, इट इन्वॉल्व्स फ्यूअर प्रोसीजर एज कंपेयर टू ऑडिट फॉर ऑब्टेनिंग साइन। जो अंडरलाइन करें ना वर्ड्स, उससे सेंटेंस जो बन रहा है वही लिख लो आप। सर ऑडिटर के 2 काम हमें समझ आ गए, इन दोनों के लिए एक नोट लिखेंगे हम।
इन दोनों जो अभी तक पढ़े हैं ना, जहां पर ये चार्ट का एंड हो रहा है ना, वहां पर नीचे एक नोट लिखो। बेटा देखो चार्टेड अकाउंटेंट है तो नोट्स की बात तो करेगा ही करेगा, चार्टेड अकाउंटेंट पैसों की बात तो करे, तो एक नोट लिखो। जा रहे हो आप नोट लिखने जा रहे हो? कहां लिखोगे? जहां पर ये चार्ट का एंड हो रहा है आप वैसी नोट लिख लो। हाँ है इन दोनों का ही। जा रहे हैं आप वहां पर? चलो फिर आ जाओ। क्या है नोट? ये रहा, बोथ एसएस और एसआरई, ये एमसीक्यू में आएगा। नोट में लिखेंगे बोथ एसएस और एसआरईज अप्लाई होते हैं कौन से वाले काम के लिए? एंगेजमेंट मतलब जिस काम के लिए आपको लगा जाता है, कौन से वाले काम के लिए? जो किससे रिलेटेड होगा? हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। बन गया? यहां तक का पॉइंट समझ आ गया आपको? देख लो बेटा, कोई डाउट हो तो पूछ लो। चलो अच्छा, इसमें आपने वो तो लिख दिया था ना, लिमिटेड एश्योरेंस वाला लाइन तो हमने लिख लिया ना इसमें। हाँ, इसमें एक लाइन और भी लिख लो रिव्यू वाले में, इट प्रोवाइड्स लिमिटेड एश्योरेंस। क्योंकि अभी मैं अगला पॉइंट करूंगा ना तो फिर आपको एक और बात भी बताऊंगा। रिव्यू वाले में एक और लाइन भी लिख देना, यहां पर क्या मिलती है? लिमिटेड एश्योरेंस। वैसे हमने लिख तो लिया था इट प्रोवाइड्स, कोई नहीं। चलो अब थर्ड कैटेगरी ऑफ स्टैंडर्ड स्टार्ट करने जा रहे हैं। थर्ड कैटेगरी ऑफ स्टैंडर्ड स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा, जो सीए को काम करने का मिलता है, जो सीए को काम करने के लिए मिलता है। नहीं, पैसा तो मिलेगा ही मिलेगा, बिना उसके नहीं करेगा काम, ठीक है ना। कोई हमारी तरह थोड़ा ना होता है जो फ्री में भी कहता है चलो पढ़ा दे। स्टैंडर्ड्स ऑन एश्योरेंस एंगेजमेंट। थर्ड लिखेंगे बेटा क्या आप? स्टैंडर्ड्स ऑन एश्योरेंस एंगेजमेंट, स्टैंडर्ड्स ऑन एश्योरेंस एंगेजमेंट। चले अच्छा, स्टैंडर्ड ऑन एश्योरेंस एंगेजमेंट को बेटा हम SAE के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं बेटा हम? SAE। एक बार बोलना पड़ेगा, किस नाम से जानते हैं हम? ठीक है ना, तो आप इसके लिए लिख सकते हैं, इसको हम किस नाम से जानेंगे? SAE। सर देखो, अगर हमने हिस्टोरिकल चीजों की चेकिंग करवानी है, हेलो, हमने किस चीजों की चेकिंग करानी है? अगर हिस्टोरिकल चीजों की चेकिंग करवानी है तो हम या तो ऑडिट करवाते हैं या रिव्यू करवाते हैं। लेकिन लेट सपोज वेरोनिका को बैंक लोन चाहिए। वेरोनिका बैंक में आकर कह रही है कि मुझे लोन दे दो। बैंक कह रहा है हमें तो तुम्हें भी विश्वास नहीं है, फ्यूचर में तुम हमारे पता नहीं पैसे दे पाओ या ना दे पाओ। तो कह रहे सर, इनने पूछा प्लीज बता दो मिल कैसे पाएगा लोन। वो कह रहे किसी सीए से ना अपनी प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक करवा के ले आओ। यानी आने वाले टाइम में आपके पास क्या क्या पैसे आने वाले हैं उससे रिलेटेड आप एक स्टेटमेंट बनवाओ और उस स्टेटमेंट को सीए से एश्योरेंस दिलवा कर आ जाओ, उस पर उसका सीए का ओपिनियन दिलवा कर आ जाओ। इसके ऊपर एश्योरेंस का मतलब समझ गए ना, जिन ओपिनियन देने वाले काम, ओपिनियन देने वाले कामों को क्या कहा जाता है? एश्योरेंस। समझ आ रहा है आपको? तो सीए की एश्योरेंस इस पर लेकर आ जाओ, हम आपको लोन दे देंगे। समझ आ रहा है? तो बताओ बेटा, अभी वेरोनिका जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगी वो होल ऑलरेडी जो इवेंट हो चुके हैं उन पर बनाएगी या फ्यूचर के लिए बनाएगी? तो इसको हिस्टोरिकल कहो या प्रोस्पेक्टिव कहो? तो ये प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जे कारण दो क्या
आवाज में दम नहीं आया, दोबारा। जब हम प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन वाले काम सीए के पास आते हैं तो सीए को कौन से रूल बनाने हैं, कौन से रूल फॉलो करने हैं, SAE, या फिर कई बार चार्टर्ड अकाउंटेंट को कहते हैं हमारी कंपनी के जो इंटरनल कंट्रोल है क्या वो सही ढंग से काम कर रहे हैं या नहीं, तुम देख के बता दो भाई, प्लीज भाई देख दो। भाई कह रहा है देख तो लेंगे, पैसे लगेंगे। कह रहे ओके, बताओ सीए को क्या काम मिल रहा है, सीए को क्या काम मिल रहा है, फाइनेंशियल वाला नहीं काम मिल रहा, पैसों वाला, मतलब पैसों की चेकिंग वाला, हिसाब किताब को चेक करने का नहीं मिल रहा। क्या कह रहे, क्या चेक कर दो, इंटरनल कंट्रोल, यानी नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के लिए भी सीए को काम आते हैं। समझ आ रहा है आपको, सीए को सिर्फ पैसे नहीं आते, सीए को काम भी आते हैं। समझ आ रहा है, तो उसके लिए कुछ रूल्स आईसीआई ने बनाकर दिए हैं। कहीं हमारे बच्चे बेइज्जती रख रहा है हमारी कि तो ये नहीं आता, सीए कह रहा आता है, स्टैंडर्ड्स है हमारे, रूल्स पढ़ेंगे, पढ़ा कर देंगे आपको जो काम करवाना है आपने। समझ आ रहा है आपको, तो ये किस लिए बने हैं जल्दी बताओ, ये किस लिए बने हैं जल्दी बताओ। ये बने हैं प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के लिए और नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के लिए। बोलना आपको पड़ेगा, ये किस लिए बने हैं बेटा, प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के लिए या फिर नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। जैसे तो आप लिखेंगे इट इज रिलेटिंग टू एग्जामिनेशन ऑफ प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, ये आप यहीं पर लिखेंगे, कहां पर, सीरीज इसके नीचे बताता हूं हमेशा, पहले ये किस लिए है वो तो पता चल जाए। ये देखो, इधर देखो, ऑडिट वाले ऑडिट के लिए हैं, सेकंड वाले रिव्यू के लिए हैं, फिर ये किसके लिए, फिर इसके बाद नंबरिंग आ रही है। तो बताओ, इट इज रिलेटिंग टू एग्जामिनेशन ऑफ प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। समझ आ गई, ये स्टैंडर्ड्स किसके लिए है, प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को एग्जामिन करने के लिए है सर। और किसके लिए, सेकंड लिखना, ये फर्स्ट लिख लिया हमने, हाँ जी, सेकंड relates to providing assurance regarding non-financial matters like design and operation of internal control in an entity। सेकंड क्या आ गया, और ये किस बात पे ओपिनियन देने, अश्योरेंस समझ गए ना, ओपिनियन देने वाला काम, रिलेट टू प्रोवाइडिंग ओपिनियन रिगार्डिंग नॉन फाइनेंशियल मैटर्स पे भी हमारे से पूछ लो। जैसे क्या कि इंटरनल कंट्रोल की प्लानिंग और उसके काम सही चल रहे हैं या नहीं, हम बता देंगे आपको, हम आपको बता देंगे। चले, यहां तक का पॉइंट समझ आ गया आपको, यस और नो, चलो बहुत बढ़िया। तो इसके काम समझ आ गए आपको। सर इसकी नंबरिंग दे रखी है कहीं पर, यस इसकी भी नंबरिंग है भाई, हमने हर जगह रूम फिक्स कर दिए ये इस चीज के लिए। जैसे अगर आप हॉस्पिटल में जाते हो भाई, कार्डियोलॉजिस्ट का ये डिपार्टमेंट है, यहां जाना, समझ आ रहा है आपको, ऑर्थोपेडिक यहां पर है, सबके ऐसे इसका भी कर दिया भाई। डिवीजन बढ़िया ही रहती है ना, पता तो होता है ना, जैसे हमने बोल दिया फाउंडेशन वाले उसमें जाना, इंटर वाले यहाँ आना, बढ़िया रहता है ना, आपको पता है ना कि हमें कहाँ के बैठना है। ये सारी चेयर्स है, धीरे धीरे फिल होती जाती है, समझ गए आप, लॉजिक वही है, आप दिमाग में रख के चलो, आपको कोई नहीं हरा सकता, मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, SAE इनकी रेंज क्या है जल्दी लिखो, 3000 से, ये दो लिख लिया हमने, इनकी रेंज क्या है, SAE कहां से है, 3000 से लेकर, सर बीच में जगह क्यों छोड़ दी भाई, कल को कोई और भी खोलना हो सकता है, 3699 तक, 3699 तक। चलो, वैसे अभी तक 3 हुए हैं इशू, 3 इशू हुए हैं, इसके एग्जाम्पल आप लिखेंगे। लेकिन 2 लिख लो आप, एक 3402 भी हुआ है। इसके एग्जाम्पल्स लिखेंगे फटाफट से सारे बच्चे।
एग्जाम्पल ऑफ SAE क्या है? पहला SAE 3400 और दूसरा SAE 3420, एक और भी है 3402 में से, पर अभी आप ICAI ने 2 कर रखे हैं तो आप ये देख लो। हमारे कोर्स में सिर्फ वैसे ये ओवरव्यू तो सभी चीज़ों का है, पर मेन अगर देखा जाए तो वैसे हमारे कोर्स में स्टैंडर्ड्स है और वो भी पूरे नहीं है। लिख ली एग्जाम्पल्स। अच्छा मेरी एक बात और सुनना, सर देखो ऑडिट में तो रीजनेबल एश्योरेंस दी जाती है। सुनो इधर ध्यान दो बेटा, ये वर्ड अगर ये आपको बुक में लिखा हुआ नहीं मिलेगा, लेकिन मैं आपको लिखवा दूंगा ताकि आपको पता हो। ये आपको पता है जो ऑडिट की चीजें मैं आपको करा रहा हूँ, सेम चीजें सीए फाइनल में आप दोबारा पढ़ोगे। आप सीए फाइनल का स्टडी मटेरियल खोल कर देख लेना, इसी का ही दोबारा रिपीट करा हुआ है थोड़े एडवांस लेवल पर। ये बताऊं आपका बेस लेवल पे आपको जो पढ़ाया जा रहा है ये दोबारा एडवांस लेवल पे दोबारा पढ़ाया जाएगा सीए फाइनल में। समझ आ रहा है आपको? अभी हम आपको बताएंगे ये होते क्या है, फाइनल में आपको बताएंगे ये लगाए कैसे जाते हैं। फर्क समझ रहे हो आप? जैसे अभी आपको अकाउंट्स बनाने सिखाए जा रहे हैं इंटर लेवल पे, फिर अकाउंट्स पेश कैसे करे जाते हैं, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। तो फाइनल लेवल पर आपको समझ रहे हो क्या, अभी ये आपको सिर्फ बनाया जा रहा है, फिर आपको प्रेजेंटेशंस एप्लीकेशन सिखाएंगे फाइनल लेवल पर अगर आपको पता ही नहीं है कि क्या क्या होता है फिर आप अप्लाई भी नहीं कर पाएंगे और पेश भी नहीं कर पाएंगे चीज़ें। तो इसलिए आपको इसका बेस बहुत स्ट्रॉन्ग करके चलना है ऑडिट का, और बिना इसके आप फ्यूचर में या तो देखो आप कोई भी काम करो, आप किसी कंपनी में जॉब करो, आपका कोई ऑडिट करने आएगा, आप अपनी प्रैक्टिस करो तो आप किसी का ऑडिट करने जाएंगे। यानी ये ऐसी चीज़ है जो आज जुड़ी है, आप बताओ कब तक चलेगी आप तक? जब तक है जान, जब तक है जान। समझ आ रहा है आपको? इसलिए आपको बता रहा हूँ, इस पर ध्यान रखना आपने। अच्छा एक और बात बता रहा हूँ सर, इसमें ऑडिट, इसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट कौन से तरह का कॉन्फिडेंस देता है? देखो ऑडिट में वो रीजनेबल कॉन्फिडेंस देता है। हेलो, ऑडिट में वो रीजनेबल एश्योरेंस देता है। आप बोलना आपको पड़ेगा, ऑडिट में वो, रिव्यू में वो लिमिटेड एश्योरेंस, मतलब लेस देन ऑडिट। तो इसमें कौन सी एश्योरेंस देता है? क्योंकि है तो ये भी एश्योरेंस का काम, ओपिनियन का काम है। हेलो, है तो ये भी ओपिनियन का काम है, तो इसके अंदर वो दोनों में से कोई भी दे सकता है, डिपेंड करता है क्लाइंट के साथ बात कैसी हो रखी है। और वैसे आप सीए फाइनल में पढ़ोगे तो यहां पर आप लिख लो, इसके लिए वो लिमिटेड एश्योरेंस भी दे सकता है, ऑब्लिक रीजनेबल एश्योरेंस भी दे सकते हैं। यानी हम इससे कौन सी तरह की एश्योरेंस की डिमांड करेंगे? लिमिटेड भी हो सकती है और रीजनेबल भी हो सकती है। कुछ समझ आ पा रहा आपको या नहीं आ पा रहा? पक्का? अच्छा जी। अब लास्ट कैटेगरी ऑफ स्टैंडर्ड्स है अपने नो एश्योरेंस स्टैंडर्ड, मतलब ये ओपिनियन देने वाला ऑडिटर का काम नहीं है ये वाला। लास्ट कैटेगरी ऑफ स्टैंडर्ड्स, लास्ट कैटेगरी ऑफ स्टैंडर्ड स्टार्ट करने जा रहे हैं। एंगेजमेंट लास्ट कैटेगरी, एंगेजमेंट की लास्ट। 4 तरह के काम करते हैं ना, 3 में तो ओपिनियन देने वाला काम करते हैं और 4th ऐसा काम है जिसमें हम ओपिनियन देने वाला काम नहीं करते। ये देखो कह रहे हैं लास्ट तरह के जो एंगेजमेंट होते हैं, इसमें इनको कहते हैं स्टैंडर्ड्स ऑन रिलेटेड सर्विसेज, स्टैंडर्ड्स ऑन रिलेटेड सर्विसेज। और इसके अंदर बताओ बेटा, इट इज नॉट एन एश्योरेंस एंगेजमेंट, मतलब हम इस पे ना कोई एश्योरेंस नहीं देते और कोई ओपिनियन नहीं एक्सप्रेस करा जाता, ये वो वाले काम है। समझ आ रहा है आपको? करता चार्टर्ड अकाउंटेंट ही है। हेलो, करता चार्टर्ड अकाउंटेंट ही है, बोलना पड़ेगा, करता
लेकिन बताओ ये काम पर हम अपना ओपिनियन नहीं देंगे। ओपिनियन वाले 3 काम है, ओपिनियन वाले 3 काम है, ऑडिट, रिव्यू और एश्योरेंस एंगेजमेंट, प्रोस्पेक्टिव वाला और इंटरनल कंट्रोल वाला। याद आ गया आपको? यहां पर हम कोई ओपिनियन देने के लिए नहीं है। समझ आ रहा है आपको? तो ये स्टैंडर्ड स्टार्ट करने जा रहे हैं। एक और मेरे मन में बात आई है, बताता हूं चलो आपको, पहले फिर मैं कराता हूं इसको। देखो, ऑडिट करते वक्त तो आप ऑडिटर थे, समझ आ रहा है, लेकिन यहां पर रिव्यू करते वक्त, एश्योरेंस देते वक्त या ये सब करते वक्त आपको हम ऑडिटर कह सकते हैं। तो उस समय चार्टर्ड अकाउंटेंट को क्या कहा जाता है? प्रैक्टिशनर। वेरी गुड। क्या कहा जाता है? आवाज में दम नहीं है, क्या कहा जाता है? समझा गया? वैसे तो ऑडिट के वक्त पर भी उसे प्रैक्टिशनर ही माना जाएगा, पर उसका एक स्पेसिफिक वर्ड अवेलेबल है, क्योंकि प्रैक्टिशनर एक बहुत बड़ा शब्द है और प्रैक्टिशनर में ऑडिट इज जस्ट अ पार्ट, ऑडिटर इज जस्ट अ पार्ट। याद आया? ऑडिट इज अ टाइप ऑफ एश्योरेंस, ऑडिट इज अ, ऑडिट तो एक एश्योरेंस का एक टाइप है, उसके अलावा रिव्यू भी एक टाइप है, एश्योरेंस एंगेजमेंट, प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन और इंटरनल कंट्रोल वाली भी एक टाइप है। अब उसके आगे जा रहे हैं बेटा हम। अगला हम आगे क्या जा रहे हैं? स्टैंडर्ड्स ऑन रिलेटेड सर्विसेज। बोलना पड़ेगा क्या? अच्छा, जो स्टैंडर्ड्स ऑन रिलेटिव सर्विसेज हैं, जो स्टैंडर्ड्स ऑन रिलेटिव सर्विसेज हैं, उन्हें एसआरएस कहते हैं। स्टैंडर्ड्स ऑन रिलेटेड सर्विसेज को हम क्या कहते हैं? एसआरएस। अच्छा, यहां पर बताओ बेटा, हम कोई ओपिनियन देते हैं, कोई एश्योरेंस देते हैं? ओपिनियन कह लो, कोई एश्योरेंस वगैरह देते हैं? ना जी ना। तो फिर सर ये क्या काम हुआ? हमारे से ओपिनियन ही नहीं मांग रहे। सर हमें तो अच्छा लगता है हमारा ओपिनियन भी इस मैटर पर कोई जाने, पर नहीं, हमारे को पैसे मिल रहे हैं, हम क्या कर देंगे ये वाला काम भी। सर ये होते कौन से हैं बेटा? इसके लिए एक होता है, जरा सुना, एग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स। एक बार बोलना बेटा, क्या होते हैं? आवाज में दम नहीं है, क्या होते हैं भाई? जो आप कहोगे वो हम करके दे देंगे। फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट बनाकर देनी है ना, बना देंगे। अकाउंट्स बनाकर देना ना, बना देंगे। जो इंफॉर्मेशन बताते जाओगे एंट्रीज पास कर देंगे। कंपाइलेशन वाले काम होते हैं इसके अंदर, कंपाइल करके दे देंगे काम। आपका काम सारा फाइला पड़ा है, समझ आ रहा है आपको? आपको इकट्ठा करके एक प्रॉपर वे में बनाकर दे देंगे। समझ आ रहा है आपको? हेलो, समझ आ रहा है आपको? कंपाइल करके दे देंगे काम। या फैक्ट फाइंडिंग, आपको हम ओपिनियन नहीं देंगे, पर जो आप बताओगे वैसे वैसे चीज के फैक्ट बताते जाएंगे। इसमें ये फैक्ट लगा, इसमें ये लॉजिक है, इसका ये लॉजिक है, इसका ये लॉजिक है, पर हमारा ये ओपिनियन नहीं है भाई, साफ सी बात है। समझ आ रहा है आपको? बोल दो ना जरा। ये देखो मैं आपको पढ़ाता हूं, स्टैंडर्ड्स ऑन रिलेटेड सर्विसेज। स्टैंडर्ड्स ऑन रिलेटेड सर्विसेज तो ये किस तरह के होते हैं मैं आपको बताता हूं। एन एंगेजमेंट टू परफॉर्म एग्रीड अपॉन प्रोसीजर। लिखो जरा, आप लिखते हो ना ये किस लिए बने हैं? लिखते हो ना आप किस लिए बने हैं ये? पहला लिखो, क्या लिखोगे? एग्रीड अपॉन प्रोसीजर। मतलब आपको कोई प्रोसीजर लगाने के लिए इनवाइट करा जा रहा है, मतलब आपको ये कहा जा रहा है आप मैनेजमेंट से पहले से ही एग्री होकर बैठे हुए हो, मैनेजमेंट के साथ पहले ही बातचीत करके बैठे हुए, मैं ये काम करके दे दूंगा। एग्रीड अपॉन, दोनों पार्टीज, जिसने आपको रखा है और जो आप हैं, जिसने आपको रखा है यानी मैनेजमेंट ऑफ द क्लाइंट, क्लाइंट और आपके बीच में पहले से ही डिसाइड हो जाता है ये काम करके दूंगा। एग्रीड अपॉन प्रोसीजर, एग्रीड अपॉन प्रोसीजर, ठीक है ना। और दूसरा काम इसमें क्या होता है? दूसरा काम इसमें क्या होता है? फैक्ट फाइंडिंग। दूसरा काम इसमें क्या होता है? फैक्ट फाइंडिंग। यानी आप, अच्छा उसको फैक्ट फाइंडिंग में कर लेंगे, इसको कर लो कंपाइलेशन एंगेजमेंट। कंपाइलेशन एंगेजमेंट, दूसरा आप लिख लो कंपाइलेशन एंगेजमेंट। पहला हो गया फैक्ट फाइंडिंग, हमें कोई फैक्ट निकाल कर देने थे, दूसरा कंपाइल करके देना था। देखो मैं आपको पढ़ के दिखाता हूं, आप पहले इतना लिख लो,
फिर आपको समझ आ जाएंगे आपके नोट्स जब तैयार हो जाएंगे तो। देखो ये फैक्ट फाइंडिंग वाला हो गया, हमें फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट बनाकर देनी होती है, कुछ बातों के फैक्ट निकाल कर देने होते हैं। जैसे देखो स्टार्टिंग से बढ़ते हैं हम, SRS पढ़ रहे हैं। लास्टली देयर आर स्टैंडर्ड्स ऑन रिलेटेड सर्विसेज। रिलेटेड सर्विसेज में क्या क्या आ जाता है? टू परफॉर्म एग्रीड अपॉन प्रोसीजर रिगार्डिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। जैसे एन एंगेजमेंट आपको रखा गया, एन एंगेजमेंट मतलब आपको कोई काम पर रखा गया है। टू परफॉर्म एग्रीड अपॉन प्रोसीजर में रिक्वायर कि ऑडिटर को ना सर्टेन प्रोसीजर लगाने इंडिविजुअल आइटम ऑफ फाइनेंशियल डेटा के लिए। हम आपको पूरा काम करने के लिए नहीं दे रहे, हम आपको क्या दे रहे हैं? एक पर्टिकुलर काम दे रहे हैं, उस पर आप इतने लिमिटेड प्रोसीजर, वो काम अकाउंट्स पेबल से रिलेटेड भी हो सकता है, अकाउंट रिसीवेबल से रिलेटेड भी हो सकता है, परचेजेस ऑफ रिलेटेड पार्टी से भी हो सकता है, सेल्स प्रॉफिट वाले सेगमेंट से रिलेटेड हो सकता है, ठीक है ना। और आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट और बैलेंस शीट बनाने का भी हो सकता है, इवन कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का भी हो सकता है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, इसके अंदर हम ओपिनियन नहीं देंगे। ये नो एश्योरेंस एंगेजमेंट है, ये नो एश्योरेंस एंगेजमेंट है। हमें रखा गया लेकिन ओपिनियन देने के लिए नहीं रखा गया, हमें क्या करने के लिए कहा गया? एग्रीड अपॉन प्रोसीजर। जो एग्री हुई है बातें बस वही करके दे दूंगा। समझ आ रहा है आपको? An engagement in which practitioner may be called upon to assist the management with preparation। आपको मैनेजमेंट की हेल्प करने के लिए रखा जा रहा है कि मैनेजमेंट को आप सिखाओ कि कैसे प्रिपेयर और प्रेजेंट करी जाती है हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन विदाउट obtaining एश्योरेंस ऑन दैट इंफॉर्मेशन। हमने आपको रखा है कि आप सिखा दो, असिस्ट कर दो मैनेजमेंट को। क्या कर दो? असिस्ट कर दो मैनेजमेंट को, हेल्प कर दो मैनेजमेंट को। किस चीज में? कि अकाउंट्स कैसे बनाए जाते हैं, अकाउंट्स कैसे बनाए जाते हैं। लेकिन हम आपको ये भी कह रहे हैं बस आप बता दो, ओपिनियन मत दो। तो ये भाई कंपाइलेशन एंगेजमेंट भी किसके अंदर आ जाते हैं? इसमें एग्रीड अपॉन प्रोसीजर और कंपाइलेशन एंगेजमेंट इसके अंदर आते हैं, ठीक है ना। और इसके लिए स्टैंडर्ड्स की जो रेंज है, इसके अंदर जो स्टैंडर्ड्स की रेंज है लिखो जरा, क्या है? 4000 से लेकर 4699। फटाफट से लिखेंगे, 4000 से लेकर 4699। दो स्टैंडर्ड्स आए हैं अभी तक इससे रिलेटेड, अभी बताते हैं कौन कौन से स्टैंडर्ड की रेंज समझ आ रही है आपको? 4000 से लेकर 4699। और इसके एग्जांपल्स ये रहे। एग्रीड अपॉन प्रोसीजर के लिए क्या बना हुआ है? 4400। और कंपाइलेशन एंगेजमेंट के लिए 4410। कंपाइल करके देना है, समझ आ रहा है? चीजें बिखरी हुई हैं, कंपाइल करके दे देंगे। तो इसके लिए कौन से है? 4410 और 4400, दो स्टैंडर्ड्स। और सबसे लास्ट में नीचे लिख देना नो एश्योरेंस। इसमें ओपिनियन नहीं दे, देखो आपने लिखा उसमें दी जाती है रीजनेबल एश्योरेंस, सेकंड वाले में दी जाती है लिमिटेड एश्योरेंस, थर्ड वाले में लिमिटेड और रीजनेबल दोनों हो सकते हैं। थोड़ा बेटा जूम बराबर कर दूं, एक मिनट फिर रुकना। और थर्ड वाले में ये जो लास्ट फोर्थ लिखा है इसके नीचे आपको लिखना है ये नो एश्योरेंस एंगेजमेंट होते हैं। ये लो बेटा, नीचे आप लिख रहे हैं, लिख लिया आपने? नो एश्योरेंस एंगेजमेंट, हेलो लिखा है ना? ये बात लिखनी जरूरी है, इसके अंदर कोई हम ओपिनियन वगैरह नहीं दे रहे, ठीक है। अच्छा, हम एसक्यूसी की बातें नेक्स्ट क्लास में करेंगे और इसके आगे की बातें नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है ना। आज के लिए इतनी सी बात है। ओके, बाय बाय।